सा समझते हैं चीज़ों को, फिर मैं सॉलिसिटर अकाउंट की तरफ भी आता हूँ। देखिए एलएलसी का एक मसला है, आपको 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप खुद करें, ठीक है? उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं एलएलसी को खुद फॉर्म करने में। हर स्टेट के रूल्स और लॉज बिल्कुल डिफरेंट हैं। वेबसाइट्स होती हैं स्टेट की, क्योंकि यूएसए के अंदर इशू ये है कि कोई भी जिस तरह से स्टेट है, 50 स्टेट्स हैं आई गेस, उनमें हर स्टेट का लॉ बिल्कुल डिफरेंट है, टैक्सेशन को लेके, सेल्स टैक्स को लेके, कंपनी रजिस्ट्रेशन को लेके। फेडरल गवर्नमेंट सिर्फ आपको 2 या 3 चीजें देती है कंपनी से रिलेटेड, एक ईआईएन नंबर और एक टैक्स आईडी। लेकिन जो स्टेट का टैक्स आईडी है वो हर स्टेट का डिफरेंट है। यूएसए के अंदर इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस काफी ज्यादा है। रीसेल सर्टिफिकेट आपको जो लेना है, जिसके तहत आप जब परचेजिंग करेंगे तो वो परचेजिंग आपकी टैक्स फ्री होगी, वो करने के लिए भी आपको हर स्टेट का रीसेल सर्टिफिकेट अलग से आपके पास होना चाहिए। तो ये चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। फिर हर स्टेट की जो फी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उनकी जो वेबसाइट्स हैं वो पाकिस्तान से एक्सेस नहीं होती हैं, वीपीएन यूज करके आप कर सकते हैं जी। हाँ, वीपीएन यूज करके आप कर तो सकते हैं, मगर फिर भी उसका कुछ खास आज तक मेरे सिर्फ एक स्टूडेंट होती है, उसके अलावा सब लोगों को यूएसए का किसी एजेंट के थ्रू काम करवाना की वजह ये है कि यूएसए के अंदर कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है। एक गलती हो जाए सारा काम हो जाता है। अब आपको थोड़ी सी टेक्निकली बताता हूँ कि इशू क्या है। देख, यूएसए में कुछ अब मुझे जरा कंफर्म करें, आवाज आ रही है सबको ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं? ठीक है। अच्छा, फिर आपको एसएसएन चाहिए होता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर। वो मिलता नहीं है नॉन रेजिडेंट्स को, हम लोगों को वो मिलता नहीं। तो उस केस में फिर हम क्या करते हैं, हम एक और नंबर के लिए अप्लाई करते हैं, आईटिन, ITIN। वो नॉन रेजिडेंट्स को मिल जाता है, उसकी बेस पे आप क्रेडिट कार्ड भी बाहर इशू कर सकते हैं। और वो कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए भी एक पॉइंट तक जरूरी होता है, लेकिन जो एजेंट्स हैं वो आपको आईटिन के बगैर ही कंपनी खोल देते हैं। सिर्फ EIN नंबर आपको वो इशू करवा देते हैं और उस EIN नंबर की बेस पे आपका बैंक अकाउंट और ये सारे मामला हो जाते हैं। तो एजेंट हमें इसके लिए बहुत जरूरी है। आईटिन के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे, आपका 3 से 4 महीने के लिए पासपोर्ट यूएसए जाता है, फिर उसके ऊपर आईटिन जो है वो लग गया। तो ये है, और उसकी कोई एडेड कॉस्ट भी होती है, $200-300 या इस तरह से है कुछ, ठीक है। अच्छा, यूएसए की अगर मैं एलएलसी की बात करूं तो एक रजिस्टर्ड एजेंट आपको चाहिए ही चाहिए, ये गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है। यूएसए की गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है कि एक रजिस्टर्ड एजेंट एड्रेस चाहिए। जैसे हमारे पास बिजनेस एड्रेस होता है, रेजिडेंशियल एड्रेस होता है, इसी तरह यूएसए के केस की जब हम बात करते हैं तो एक रजिस्टर्ड एजेंट एड्रेस चाहिए होता है, जो यूएसए की गवर्नमेंट को हमने बताना है कि भाई ये फलाना XYZ एजेंट है जो हमारा काम कर, ठीक है। अब अगर वो एजेंट हमारा काम नहीं भी कर रहा है, सिर्फ उस बंदे का नाम यूज करने के लिए और उसका एड्रेस यूज करने के लिए वो हमसे 25 से लेकर $120 तक चार्ज कर सकता है। कुछ भी हमारा काम नहीं करेगा वो, बट अगर हम सारा कुछ खुद करना है तो 25 से $120 या $200 तक भी चार्ज कर लेता है। जो अच्छे एजेंट्स हैं वो आपको ये तमाम सर्विसेज दे देते हैं। क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, एक दफा है। जो सालाना करेगा वो मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। रिन्यूअल फी होती है हर स्टेट की डिफरेंट। नजर आ रहा है?
सिंथिया, आपने ये गलती से शायद कर दिया, इसको प्लीज रिमूव कर लें, ये अब ना कीजिएगा। स्क्रीन नजर आ रही? ठीक है, बैठे। अच्छा, तो जो अच्छे एजेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो आपको एक तो यूनिक ऑफिस एड्रेस चाहिए। यार कोई बच्चा कह रहा है आवाज नहीं आ रही, मुझे कंफर्म करें सारे प्लीज, चैट में एक एक बंदा लिख के बताए, 12 पार्टिसिपेंट्स हैं, आवाज आ रही है या नहीं आ रही, वरना क्लास इससे बार बार जरा डिस्टर्ब होती है। आ रही है, अच्छा, बाकी सबको आ रही है। सिंथिया, आपका शायद इशू है इंटरनेट का, आप जरा उसको फिक्स कर लें, इंटरनेट कोई और या तो कनेक्ट करके देख लें। जो अच्छे एजेंट्स हैं आपको तकरीबन 10 के करीब सर्विसेज देते हैं। पहली सर्विस उसके अंदर होती है यूनिक ऑफिस और स्ट्रीट एड्रेस देते हैं। जैसे हमने यूके के केस में एक बिजनेस एड्रेस परचेज किया था वर्चुअली, या हमने किसी हेल्पर से रिक्वेस्ट की थी, तो उसी तरह मुझे यूएसए में भी एक एड्रेस चाहिए। वो ये लोग एड्रेस आपको 1 साल के लिए वो एड्रेस वैलिड होता है, वो ले देते हैं। फिर उसके बाद आपको एलएलसी फॉर्म करके देते हैं, पूरी कंपनी आपके लिए ये खोल के देंगे। फिर ईआईएन नंबर यानी कि एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी आपके लिए ये लॉन्च करते हैं, मतलब को आपको ओपन करके देते हैं। अच्छा, ईआईएन नंबर क्या है? ये सिर्फ एक, जिस तरह से यूके में कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, इसी तरह जैसा पाकिस्तान में एनटीएन होता है आपकी कंपनी का, इसी तरह ये ईआईएन नंबर होता है, जिसकी वजह से आप गवर्नमेंट को या बाकी एंटिटीज को या सप्लायर्स को बता सकते हैं कि मेरी कंपनी का ये नंबर है, और इसी नंबर की वजह से आप फिर अपने एम्प्लॉयज को पे भी करते हैं। यानी कि अगर ये नंबर नहीं है तो यू कैन नॉट पे योर एम्प्लॉयज। ठीक है, तो ईआईएन नंबर की वजह से ही हम फिर लेटर ऑन बिजनेस का बैंक अकाउंट खोल सकेंगे, क्योंकि जब तक एलएलसी फॉर्म नहीं होगी कंपनी हमारी खुलेगी नहीं, बिजनेस का भी बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा। पर्सनल बैंक अकाउंट खुल सकता है, बिजनेस का बैंक अकाउंट नहीं खुल सकता जब तक हमारी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है यूएसए में। सही है, तो हम एलएलसी फॉर्म करेंगे, ईआईएन नंबर लेंगे, उसके बाद हम अपना बैंक अकाउंट वगैरह सारा कुछ खोलेंगे। फिर एक और चीज होती है जिसको कहते हैं रीसेलर सर्टिफिकेट या रीसेल सर्टिफिकेट, या इसका दूसरा नाम है सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट। ये जब हम होलसेल का बिजनेस कर रहे होते हैं तो वहां पे जितने लोकल होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स या ब्रांड्स होते हैं, यानी कि यूएसए के, अच्छा ये सिर्फ यूएसए की बात कर रहा हूँ, यूएसए का जो भी लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर या ब्रांड होगा, जब हम उससे कोई भी XYZ नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज करेंगे तो हमें वो कहेगा कि आप इस पर टैक्स दें। ठीक है, ये जनरली यूएसए के अंदर होता है। या मैं जब यहाँ पे Amazon इसमें मैं चला जाऊंगा, amazon.co.uk, amazon.com में अगर मैं चला जाता हूँ, जी माइक में अलाउ कर देता हूँ, बट उसके अंदर आप लोग हैंड रेज करके क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, मैंने माइक अलाउ कर दिया, बट पहले हैंड रेज कर दीजिएगा। क्या चक्कर है? अच्छा, बहरहाल फर्ज करें ये यूएसए की वेबसाइट है। जब मैं कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर खोल के ऐड टू कार्ट करूंगा यूएसए के केस में, तो मुझे जब एंड स्टेप पे लेके जाएगा, चेकआउट पे लेके जाएगा, वहां पर एक तो मेरी जो अमाउंट है वो आ रही होगी कि जिस तरह फर्ज करें $20 या $25 का वो प्रोडक्ट है, एक वो अमाउंट आ रही होगी। उसके बाद मुझे वो नीचे दे रहा होगा सेल्स टैक्स की एक चीज। जिस तरह आप पाकिस्तान में कुछ परचेज करते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आपको 16% या 5% सेल्स टैक्स पड़ रहा होता है। इसी तरह से यूएसए में भी कस्टमर्स को हर परचेज पे सेल्स टैक्स पड़ता है। जो भी परचेज वो करेंगे अपनी पर्सनल कंजम्पशन के लिए, जो कस्टमर परचेज करेगा उसको टैक्स पड़ेगा। अब हम ये चीजें हमारी पर्सनल कंजम्पशन के लिए तो खरीद नहीं रहे, या खरीद रहे हैं?
खुद तो नहीं कंज्यूम करना ना, हमने वहां के होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड से चीजें लेकर बेच देनी है आगे। तो फाइनल कंज्यूमर इसका कस्टमर, अमेजोन का जो कस्टमर है वो होगा ना। तो हम क्यों इस पे टैक्स दें, हमारा टैक्स देना बनता ही नहीं है। टैक्स, सेल्स टैक्स हमेशा वो एंटिटी देती है जो उसकी यूजर है, सही है। हम उसके यूजर नहीं है, हम सिर्फ रीसेलर हैं। अमेजोन में जो भी बंदा बेचता है उसका नाम ही रीसेलर होता है। हम रीसेलर्स या रिटेलर्स हैं कि हमने एक जगह से सामान लिया और उसको बेच दिया अपना मार्जिन रख के, तो वी आर रीसेलिंग दैट आइटम। इस वजह से हमें वो बंदा कहेगा कि ठीक है, आपको मैं टैक्स नहीं चार्ज करता, मुझे आप सबूत दें कि आप रीसेलर हैं, यू आर नॉट द फाइनल कंज्यूमर बट यू आर द रीसेलर। तो फिर मैं एक सर्टिफिकेट लूंगा अपनी कंपनी रजिस्टर करने के बाद उसी स्टेट में जहां पे मैंने कंपनी को फॉर्म किया है। उस सर्टिफिकेट का नाम होता है रीसेल सर्टिफिकेट या रीसेलर्स परमिट या सेलर्स परमिट या टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट। ये एक ही चीज के डिफरेंट नाम है। ये सर्टिफिकेट दो चीजें करता है। पहला, सबूत देता है कि हम कंज्यूमर नहीं रीसेलर्स हैं, हमने ये सामान लेके आगे किसी और को बेच देना है। दूसरा, ये सर्टिफिकेट ये करता है कि हमें वो लीगली परमिशन दे देता है कि हम टैक्स के बगैर परचेज कर सकें वो सामान। तो मिसाल के तौर पे, अगर आपको वो बंदा कह रहा था कि टैक्स में ला के आपकी टोटल अमाउंट बन रही है $1600, $1600, सही है। अब आपने जब वो सर्टिफिकेट दिखाया तो जितना भी टैक्स था वो वेव ऑफ हो गया, तो आपकी फाइनल अमाउंट हो सकता है $1000 या $1100 की परचेज हो जाए। तो आपकी बचत हो गई ना $400-500 की। परचेजिंग के दौरान बचत करना बहुत जरूरी होता है, यहीं से हमारा मार्जिन निकलता है। आप मार्जिन दो तरह से निकाल सकते हैं अपने प्रोडक्ट में, या तो आप जब परचेज कर रहे हैं तब अपनी कॉस्ट को कम कर लें परचेज करते हुए, या फिर आप अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ा दें। दो ही चीजें हैं ना, दो ही तरह से आपका मार्जिन बढ़ सकता है। अब सेलिंग प्राइस तो हम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंपेरेटिव मार्केट है। आप अगर ज्यादा प्राइस रखेंगे तो लोग कम प्राइस वालों से सामान खरीद लेंगे, आपसे कोई खरीदेगा ही नहीं। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम या तो सप्लायर से निगोशिएट करें कि नहीं आप और कम करो, प्राइस और कम करो। वो तो करेंगे ही करेंगे, वो तो हर बंदा निगोशिएट करेगा, बट उससे ज्यादा बेहतर ये है कि हम सेल्स टैक्स की एग्जेम्पशन जरूर लें। तो ये आपने माइंड में रखना है कि रीसेल सर्टिफिकेट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है व्हेन वी टॉक अबाउट होलसेल या ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग के अंदर भी रीसेल सर्टिफिकेट यूज होता है। अब आप सोच रहे हैं ड्रॉप शिपिंग में कैसे, क्योंकि वो तो एक वेबसाइट है, जिस तरह से वॉलमार्ट से मैंने जाकर परचेज करना है। ड्रॉप शिपिंग याद है ना, जो मैंने एक्सप्लेन थोड़ा सा किया था। अभी आगे डिटेल में तो सारे बिजनेस मॉडल्स हमने करने हैं, बट एक ओवरव्यू जो दिया था, क्या था ड्रॉप शिपिंग। हाँ, थर्ड पार्टी से लेकर, अगर प्राइस डिफरेंस है, अगर अमेजोन नहीं, यू सेल, यू डू नॉट सेल ऑन अमेजोन, यू सेल टू द कस्टमर ऑफ अमेजोन। हाँ, तो उस अमेजोन के कस्टमर को आप वो सामान डिलीवर कर दोगे। अगर आपने पेप्सी का कैन देखा, $12.5 का था अमेजोन के ऊपर, और वॉलमार्ट पे वही चीज $6 की थी, तो आपने कहा कि ये तो प्राइस का डिफरेंस है, आप FBM कर रहे हो। अमेजोन आपको उसका एड्रेस भी दे रहा है कस्टमर का, आप उस एड्रेस को जाके डाल देंगे उसमें वॉलमार्ट के अंदर ऐड टू कार्ट के बाद, और वो चीज डिलीवर हो जाएगी आपके अमेजोन के कस्टमर को। तो $6 जो दरमियान मिला है वो आपका प्रॉफिट है। अच्छा, अब जी, वो तो लेबल के ऊपर तो हम आएंगे बाद में। वो ये तो सबसे बड़ा कंसर्न है कि लेबल डब्बे के ऊपर, होलसेल डब्बे के ऊपर वॉलमार्ट का आएगा नाम लिखा हुआ, या फिर उससे भी बड़ा कंसर्न ये है कि अगर इनवॉइस चलेगी $6 वाली। हाँ, वही कह रहा हूँ, अगर इनवॉइस बिल चला गया $6, ये सारी चीजें हम आगे कवर करेंगे जब ड्रॉप शिपिंग के ऊपर आएंगे। अच्छा, अब मैं आपको बता ये रहा था कि मैंने आपको एक चीज बताई है कि जब भी आपने यूएसए में कहीं से भी परचेज करना, आपको सेल्स टैक्स तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब वॉलमार्ट के लिए आप कौन है? आप तो वॉलमार्ट पे जाके अपना कार्ड दे रहे हैं और ऐड टू कार्ट के बाद किसी और बंदे का एड्रेस डाल रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। तो आप वॉलमार्ट के लिए कौन है? कस्टमर है। तो फिर आपको टैक्स पड़ेगा उसका, पड़ना चाहिए ना। अब होता ये है कि जब हम वॉलमार्ट पे ऐड टू कार्ट करते हैं तो $4, $5, $6 तो टैक्स पड़ जाता है। तो फायदा फिर उस चीज का, उसमें हम ये करेंगे कि हम नॉर्मल अपनी प्रोफाइल नहीं बनाएंगे वॉलमार्ट पे, हम बिजनेस बायर अकाउंट बनाएंगे।
बिजनेस बायर अकाउंट देखें, जिस तरह से आपने दराज पे परचेज करना हो तो आप जाके लॉग इन आईडी कर लेते हैं ना, अपना बना लेते हैं यूजर नेम पासवर्ड, एक आपका बायर अकाउंट बन गया। ठीक है, इसी तरह वॉलमार्ट पे भी आपका नॉर्मल बायर अकाउंट बन सकता है। दूसरी ऑप्शन है कि आप नॉर्मल बायर अकाउंट ना बनाएं, आप अपना बिजनेस बायर अकाउंट बनाएं, जिसमें आप ये कहेंगे कि ये मैं नहीं परचेज कर रहा, मेरा बिजनेस परचेज कर रहा है। ठीक है, तो बिजनेस बायर अकाउंट के केस में वॉलमार्ट एक हमें प्रोग्राम देता है जिसका नाम है वॉलमार्ट टैक्स एग्जेम्पशन प्रोग्राम। जब मैं बिजनेस बायर अकाउंट बनाया होगा मैंने, तो मैं वॉलमार्ट टैक्स एग्जेम्पशन प्रोग्राम के अंदर इनरोल हो सकता हूं, और यहाँ पर इनको वो तमाम चीजें प्रोवाइड करूंगा। मेरा रीसेल सर्टिफिकेट ये है, फलानी चीज ये है, EIN नंबर ये है। उसकी वजह से मेरा जब भी मैं ऐड टू कार्ट किया करूंगा सेल्स टैक्स 0 लिखा है। तो ये बहुत बड़ी बचत है आपकी ड्रॉप शिपिंग के अंदर भी। ये भी लोग नहीं करते हैं, पता नहीं इंटरनेट को क्या मसला है, कोई वेबसाइट खोल रहे हैं USA की। तो खैर, ठीक है जी, रीसेल सर्टिफिकेट का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया जी? सर ये जो रीसेलर सर्टिफिकेट है ये इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है, मतलब सोली अगर हम ये बनवाना हो। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि क्या मैं सिर्फ रीसेल सर्टिफिकेट बनवा सकता हूँ बगैर कंपनी खोले या कुछ भी किए, यही क्वेश्चन है? हाँ मतलब एजेंट है और एजेंट ये कैश सर्विस। हाँ 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 हाँ, अच्छा क्वेश्चन ये है, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि रिकॉर्डेड में ये क्वेश्चन आ। क्वेश्चन ये आया है कि क्या मैं ये जो सर्विसेज सारी लिखी हुई हैं इनमें से सिर्फ रीसेल सर्टिफिकेट की सर्विस ले सकता हूँ अपने एजेंट से, या सिर्फ इनमें से 2-3 सर्विसेज, या एक कोई भी अपनी मर्जी की सर्विस? बिल्कुल आप ले सकते हैं, उसके हिसाब से आपको वो चार्ज कर लेगा। सपोजिटली आपको इसके अंदर वर्चुअल मोबाइल नंबर तो लेना आता है, वाइप के थ्रू मैंने बताया, वो आप उसको बोलो वो नहीं चाहिए मुझे। आप वो VPS अगर नहीं चाहिए, ये महंगा दे रहा है, तो आप बाहर से कहीं से ले लो। आपने अगर आपको पेयोनीर का बैंक अकाउंट बनाने आता है तो आप वो खुद बना लो, उसको बोलो आप ना बना के दो। पेयोनीर नहीं, पेयोनीर का तो बहुत आसान है। पेयोनीर ट्रांसफरवाइज इज इजियर देन क्रिएटिंग जीमेल अकाउंट। आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो उसकी देख लेना, हाउ टू क्रिएट पेयोनीर अकाउंट, वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना और वो आपका बन जाएगा। कोई इशू है तो मैं उसके अंदर हूँ, वो कोई इशू, वो बहुत आसान चीज। मर्करी का हम नहीं बनाएंगे। मर्करी अब जो है वो वैलिड नहीं है। बताया था आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम कि हम USA के केस में सिर्फ पेयोनीर का बनाते हैं, मर्करी नहीं बनाते। इनके कोई इंटरनेट में इशू आ रहा है बार बार। अच्छा, फिर जी हमें वो बिजनेस का डेबिट कार्ड और वर्चुअल कार्ड देते हैं, पेयोनीर का बिजनेस अकाउंट बना के देते हैं, और इसको चार्ज और डिपॉजिट मेथड दोनों में इंटीग्रेट भी करके देते हैं। फिर रजिस्टर्ड एजेंट सर्विस देते हैं 1 साल की वो। ठीक है, तो हमसे वो चार्जेस क्या लेते हैं इन चीज़ों के? जिस तरह से व्योमिंग एक स्टेट है, व्योमिंग का $1100 ले लेंगे, डेलावेयर का 1100, फ्लोरिडा का 1125, टेक्सास का 1300। अब ये जो रेट्स हैं ये इस बंदे के, अब्दुल हादी, ये काफी फेमस बंदा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा रेट्स चार्ज कर रहा है। ये रेट्स आप लोगों को तो नहीं चाहिए, आप लोग तो वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं, आप लोगों ने आगे कस्टमर्स को ये रेट्स देने हैं। मतलब आप चाहोगे कि कस्टमर को आप बताओ $800, अब्दुल हादी अगर दे रहा है कस्टमर को $1100 का, तो आई वुड वांट आप कस्टमर को $800 कोट कर लो, ताकि मार्केट के अंदर थोड़ा सा आप एक कंपटीशन के तौर पे आओ। तो आपको ये चीज जब तक $450-500 की नहीं पड़ेगी, आप आगे इसको $700-800, $1000, $900 का कैसे कोट करोगे? तो वो आपके पास एक तरीका ये है, एक कंसल्टेंट ये अच्छी है, माहम नाम है इसका, ये अपना नंबर नहीं शेयर करती हैं, इनका फेसबुक की ये प्रोफाइल है। ठीक है, ये प्रोफाइल आप एज इट इज फेसबुक का लिंक कॉपी पेस्ट कीजिएगा, इनको मैसेज करके आप इनसे भी बनवा सकते हैं। दूसरा एंगो.com, ये भी बना देते हैं। और एक और एजेंट है, मैं आपको उनका नंबर देता हूँ। ओके,
इनका नाम है एहसन इकबाल। ये हाँ यार जूम इससे ज्यादा मैं स्क्रीन को फुल कर देता हूँ। अब देखें सही है। हाँ क्या कह रहे हैं? हाँ अब होता क्या है, एक ट्रिकी पार्ट है इसके अंदर। EIN नंबर जो है ज्यादातर एजेंट्स क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली वो फेक कंपनीज बना के दे रहे हैं लोगों को, बड़े बड़े ज्यादा पैसे लेके भी। व्हाट दे डू इज, मेरे या आपके कोई किसी के भी EIN नंबर को वो पकड़ेंगे और उसी वो EIN नंबर आपको दे देंगे और बोलेंगे कंपनी रजिस्टर हो गई है। ठीक है, वो बड़ा ज्यादा फ्रॉड हो रहा है ये। इस चीज से आपने बच के रहना है। इसको बचने का क्या तरीका है, जिस भी स्टेट में आप अपनी LLC खोल रहे हैं, आप उस स्टेट की वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, या फिर उस स्टेट की जो दो चीजें होती हैं, एक होता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और एक होती है आपकी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, SOS कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, और डिपार्टमेंट दूसरी चीज होती है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू या रेवेन्यू डिपार्टमेंट, समथिंग लाइक दैट, इसकी वेबसाइट होती है। ठीक है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जिस तरह से अगर व्योमिंग है तो मैं क्या करूंगा जी, मैं गूगल पे जाके लिखूंगा व्योमिंग SOR सॉरी SOS सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो ये देखें ये आ गया व्योमिंग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट SOS.wyo.gov, गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ठीक है, यहां पर जाएंगे आप, इनका कोई नंबर तलाश करेंगे या डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का नंबर तलाश करेंगे, उधर आप कॉल करके उनको अपना EIN नंबर बताएंगे कि मैं पता करना चाहता हूं इस EIN नंबर के अगेंस्ट कौन से नाम की कंपनी रजिस्टर्ड है। तो जो नाम आपने बताया हुआ है कंपनी का, वही रजिस्टर्ड होना चाहिए उस EIN के अगेंस्ट। ठीक है, ये ना हो कि उसके अगेंस्ट किसी और की कंपनी रजिस्टर करके बैठा हो आपका एजेंट। तो इस केस के लिए आपको बहुत अच्छे एजेंट्स चाहिए, और क्योंकि ट्रिकी पार्ट यही है कि हम लोग रेजिडेंट्स नहीं हैं, तो ये क्यों आप लोगों को कहते हैं सारे लोग कि जी पॉसिबल है एज नॉन रेजिडेंट विदाउट ITIN आपकी कंपनी बना रहे हैं, आपके पास तो SSN भी नहीं है, तो कुछ तो ये दो नंबरी कर रहे हैं ना बीच में आपके साथ। जो एक नंबर इसके अंदर काम है वो यही है कि जो उधर अच्छे अटॉर्नीज को और उनके पूरे नेटवर्क को जानता है कि अच्छा, एक चीज आप लोग समझ लें कि ये बिल्कुल पॉसिबल है एज नॉन रेजिडेंट अपने नाम पर विदाउट ITIN या SSN भी कंपनी को रजिस्टर करें, बिल्कुल पॉसिबल। ठीक है, ये लेकिन पॉसिबल करते हैं अच्छे एजेंट्स, और जो मेरे हिसाब से जो सबसे बेहतरीन एजेंट है वो एहसन इकबाल है। ये आपको काफी अच्छा और जबरदस्त काम, और ये आपको रेट्स भी बहुत अच्छे दे देगा। आपका जो चीज है वो हो जाएगी, स्टेट पे डिपेंड करता है। अगेन व्योमिंग का जो चार्जेस हैं वो कम होते हैं, $450-500 में आपको शायद ये दे दे, आई एम नॉट श्योर, ये चार्जेस बदलते रहते हैं, प्लस माइनस होते रहते हैं व्योमिंग। एंड देन डेलावेयर भी सस्ता है, लेकिन अगर आप कैलिफोर्निया की बात करोगे या अगर आप फ्लोरिडा की बात करोगे तो वो महंगा है। वो स्टेट के रिक्वायरमेंट उनकी, अब फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा या कैलिफोर्निया, इन दोनों में से एक स्टेट है जिसकी सालाना रिन्यूअल फी ही $800 है। वो एजेंट ने नहीं लेनी, वो गवर्नमेंट ने लेनी है, तो वो आपका काम महंगा चला जाएगा। तो ट्राई करें आपने ऐसे स्टेट्स में काम करना है जहां पर कंपनी फॉर्मेशन सस्ती हो। ठीक है, तो ये आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं एसन से, ये आपको अच्छा काम कर देंगे। बाकी सबसे भी आप कांटेक्ट करके रेट्स लें, जितनी नॉलेज मैं आपको इंशाल्लाह दे दूंगा आप लोग इनसे बड़ा उस तरह से बात कर सकेंगे कि एक एक टर्म का आपको पता होगा जो आप इनसे मामला तय कर रहे होंगे। रीसेल सर्टिफिकेट में आपको बता दिया क्या होता है। अच्छा, हर स्टेट की जो फीस है वो बिल्कुल डिफरेंट है USA में। तो व्योमिंग की जिस तरह ईयरली फीस सिर्फ $50 है और स्टेट की फीस $100 है। व्योमिंग वन ऑफ द चीपेस्ट स्टेट्स है। कैलिफोर्निया की यही फीस जो है वो $800 है, लेकिन
कैलिफोर्निया का जो रीसेल सर्टिफिकेट है वो बाकी स्टेट्स में भी एक्सेप्ट होता है, ज्यादातर स्टेट्स में। इससे मेरा क्या मतलब है, देखिए आप अपनी जो कंपनी है उसको रजिस्टर करोगे किसी एक स्टेट में, ठीक है। जिस तरह से आपने लेट्स से न्यूयॉर्क में रजिस्टर कर ली, न्यू जर्सी में रजिस्टर कर ली, कहीं पे भी आपने अपनी कंपनी खोल ली, वो कंपनी चलेगी तो पूरे यूएसए में, क्योंकि ईआईएन नंबर आपको फेडरल गवर्नमेंट इशू करती है, तो वो आपकी पूरे यूएसए में चलेगी। लेकिन जो रीसेल सर्टिफिकेट है वो आपकी स्टेट की गवर्नमेंट इशू करती है। जैसे पाकिस्तान में प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, कुछ मामलात वो तय करते हैं, इसी तरह से यूएसए में जो स्टेट की गवर्नमेंट है रीसेल सर्टिफिकेट वो इशू करती है। तो कई बार ऐसे होता है कि एक स्टेट दूसरे स्टेट का रीसेल सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं करता। मिसाल के तौर पे आपको प्रोडक्ट हंट कर लिया आपने, आपको जो सप्लायर है वो मिल गया है न्यूयॉर्क में, आपने कंपनी न्यूयॉर्क में खोली हुई थी, आपको सप्लायर मिल गया है वॉशिंगटन का, सही है। या तो हो सकता है वो सप्लायर कहे कि नहीं भाई, मुझे तो आप मेरे स्टेट का रीसेल सर्टिफिकेट लाके दोगे तब मैं आपका टैक्स माफ करूंगा, वरना नहीं। तो फिर आपको उधर का बनवाना पड़ेगा। अच्छा, अब जो कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया एक ऐसा स्टेट है जिसका रीसेल सर्टिफिकेट ज्यादातर स्टेट्स में एक्सेप्ट होता है। 9 या 10 ऐसे स्टेट्स हैं यूएसए के जिसके अंदर वो बाहर का रीसेल सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं करते। जैसा कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया अपने स्टेट के अलावा बाहर के किसी स्टेट का एक्सेप्ट नहीं करता, वॉशिंगटन नहीं करता, फ्लोरिडा नहीं करता, इस तरह से और भी है, वो मैं आप लोगों को लिस्ट भी बता दूंगा उसकी, ठीक है। तो आपको यूएसए का एड्रेस और रजिस्टर्ड एजेंट चाहिए, ये आपको बता दिया है। यू विल नीड एड्रेस ऑफ अ रिलेटिव और कैन बाय वर्चुअल एड्रेस टू, ये आप लोगों को ऑलरेडी स्टोरी पता है, मैंने लास्ट क्लास में डिटेल में बता दी थी यूएसए और यूके दोनों, ठीक है। वीपीएस या वीपीएन से सिर्फ आप इस तरह की वेबसाइट, एसओएस जैसी वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं। और एक और चीज, आप इन वेबसाइट्स पे जाके खुद से भी एलएलसी को रजिस्टर कर सकते हो, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो मेरी कभी भी रिकमेंडेशन ये नहीं है, आपने एंड में क्लाइंट को ही काम करवा के देना, तो आप अच्छे रेट्स पे काम करवाओ और उसको ज्यादा चार्ज दें, सिंपल, ठीक है। फिर या आप सर्च करें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को गूगल पे, बस ये है। और रीसेल सर्टिफिकेट जो है स्टेट वो 14 दिन में तकरीबन इशू हो जाता है, और $100, हर स्टेट की फीस डिफरेंट है, $100 में भी कुछ कर देते हैं, कुछ $200 में भी कर देते हैं। और इसकी जो डेट होती है रीसेल सर्टिफिकेट, कुछ स्टेट्स जो हैं वो 5-5 साल के लिए वैलिड रखते हैं, कुछ 4 साल, कुछ 3 साल, कुछ 2 साल, कुछ 1 साल। तो 1 साल बाद आपको फिर रिन्यू करवाना पड़ता है, ठीक है। तो रोल ऑफ आईटिन और एसएसएन क्या है, ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताया तो है, लेकिन दोबारा भी थोड़ा सा बता देता हूँ। वो ये है कि देखें, आईटिन है एम्प्लॉयर, आईटिन है इंडिविजुअल टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। ये एक टैक्स प्रोसेसिंग नंबर है जो कि सिर्फ नॉन रेजिडेंट्स के लिए या रेजिडेंट एलियंस के लिए होता है, उनके स्पाउसेस और डिपेंडेंट्स के लिए होता है जो सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं ले सकते। यूएसए के हर सिटीजन के पास एसएसएन होता है, तो जो यूएसए का सिटीजन है उसके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर होगा, और जो सिटीजन नहीं है वो आईटिन लेगा, ITIN, सही है। अब आईटिन हमें क्यों चाहिए, अगर हमने यूएसए में क्रेडिट कार्ड लेना है तो उसके लिए मुझे आईटिन नंबर चाहिए होगा। क्रेडिट कार्ड एज नॉन रेजिडेंट क्रेडिट कार्ड में आईटिन नंबर के बगैर इशू नहीं करवा सकता। तो आईटिन नंबर के, हाँ, बल्कि 3 महीने के लिए आपका पासपोर्ट चाहते हो, $450-500 लगते हैं इसके, सिर्फ आईटिन नंबर लगवाने के। तो लोग क्या करते हैं, अक्सर ये विजिट वीजा पे अमेरिका चले जाते हैं इतने की टिकट लेके, और वहां पे जाके कुछ परचेज करते हैं एयरपोर्ट से या इधर उधर से, और रिक्वेस्ट करते हैं एम्बेसी से या उधर उनके जो एग्जिट से कि आपको एसएसएन, टेम्परेरी एसएसएन दे दें कि आपने कुछ टैक्सेशन को देखना है। तो वो एसएसएन आपको इशू कर देते हैं, उस एसएसएन की बेस पे फिर आप सारा काम कर लेते हो, लोग ये भी कर लेते होते हैं। अच्छा, आपको क्रेडिट कार्ड क्यों चाहिए, देखिए क्रेडिट और डेबिट में फर्क है। यूएसए में क्रेडिट कार्ड होना बहुत बड़ी बात होती है नॉन रेजिडेंट की। यूएसए के रेजिडेंट्स का तो जाहिर होता ही है, बट अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं और आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? आपको क्रेडिट मिल जाएगा। आप जब होलसेल का काम कर रहे हो, इनका पे बैक टाइम होता है तकरीबन 60 से 90 दिन के दरमियान, 60 to 90 डेज। अमेजोन आपको पेमेंट करता है 14 डेज में,
ठीक है। Amazon 14 डेज में आपको पेमेंट कर देता है, आप वो हर 14 डेज बाद पेमेंट कलेक्ट करके तो जमा करवा दें अपने क्रेडिट कार्ड को। अगर आपके जो खुद की इन्वेस्टमेंट थी आपके पास, लेट्स से $5,000 थी, तो क्रेडिट कार्ड की वजह से $5-10,000 और आपके पास आ जाएंगे, वो आपको अलाउ कर देंगे इतना। ठीक है, तो लोग इसलिए क्रेडिट कार्ड, लेकिन क्रेडिट कार्ड स्टार्ट में आपको नहीं मिलने वाला, तो उस चक्कर में आपने नहीं पढ़ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है वो। एक और तरीका ये भी है कि अगर आपको कोई बाहर बंदा है और उसका अमेरिकन एक्सप्रेस का लेट्स से जी कार्ड है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड, तो वो आपको उसके अंदर सप्लीमेंट्री कार्ड इशू करवा सकता है, यानी कि आपका भी एक कार्ड क्रेडिट कार्ड इशू हो जाएगा उसकी वजह से, उस बंदे के नाम की वजह से, आपके अपने नाम पे ही होगा वो। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि लेटर ऑन हम अपनी अमेज़न की जर्नी में तय करते हैं, नॉट इन द स्टार्ट में आपने इन चीजों पे टाइम नहीं जाया करना। और एक और वजह ये होती है 30 से 40% जो होलसेलर्स हैं वो आपके साथ काम ही तब करते हैं जब आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को वो बड़ा सप्लायर बड़ा क्लाइंट समझते हैं या बिजनेसमैन समझते हैं, ठीक है। बट डेबिट कार्ड के ऊपर भी काम बिल्कुल ठीक चलता है। तो क्रेडिट कार्ड आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप अगर खोलना है बहुत ज्यादा आपको है कि खोलना है, तो फॉरेन करेंसी अकाउंट आप यूएसडी में पाकिस्तान में खुलवा के उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि उसको एज रेमिटेंस अकाउंट या तो डिक्लेयर कर दें, और आपकी या किसी आप अपने अंकल या भाई के या अबू के नाम पे करवा लें, और उसकी स्टेटमेंट लेकिन बैंक की बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर स्टेटमेंट स्ट्रांग है तो फिर आपको वो अमेरिकन एक्सप्रेस का बाहर कार्ड एक क्रेडिट कार्ड इशू करवा दें, ठीक है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे डॉलर करेंसी अकाउंट होता है। बट ये बहुत रेयर केसेस में होता है इससे। अच्छा, अगर मैं यूके का थोड़ा सा वैट के बारे में डिस्कशन करूं, फिर आगे भी हमने डिटेल में करनी, बट अभी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। देखें, आपको यूके में जब आप स्टार्ट करेंगे काम, यूके में वैट पड़ता है, सेल्स टैक्स नहीं होता, वैट होता है, वीएटी, वैल्यू एडेड टैक्स, सही है। अब जब आपने स्टार्ट किया है यूके में, तो आपको जब आप सामान मंगवाओगे चाइना से, लेट्स से आप प्राइवेट लेबल कर रहे हो, आपने चाइना से सामान मंगवाया यूके में, वहां पर कस्टम क्लियरेंस पोर्ट के ऊपर भी बोलेगा कि मुझे टैक्स दें, वैट दें इसके ऊपर, क्योंकि आपने कोई चीज इंपोर्ट की है, ठीक है। अब वो वैट कस्टमर ने भी तो देना है ना परचेज के दौरान, तो हम वहां पे सॉरी हमने देना है उस दौरान जब हम सेल कर रहे हैं, उस पर भी वैट है, तो हमें उस दौरान डबल डबल वैट तो नहीं देंगे कि उस चीज पे पहले भी हम दे रहे हैं वहां पे और सेलिंग के दौरान भी देंगे, तो वो एडजस्टमेंट हमने किसी तरह उसकी करवानी होती है। इसका बेस्ट केस ये होता है कि आप अपने स्टार्ट में वैट रजिस्टर हुए ही ना, आप वैट रजिस्ट्रेशन करवाएं ही ना। आपके पास ऑप्शन होती है यूके में, कंपनी फॉर्म की, सर्विस सेंट्रल अकाउंट खोला, ब्रांड रजिस्टर करवाया, दैट्स इट। इसके अलावा आपने कोई चौथा स्टेप नहीं करना। बहुत से लोग आपको कहेंगे कि आप वैट रजिस्ट्रेशन करवा लें, वैट रजिस्ट्रेशन अलहदा से करवानी पड़ती है यूके में आपको, मगर मेरी रिकमेंडेशन स्टार्ट में ये कि आपको ना करवाएं। उसकी वजह क्या है? यूके 3 टैक्स के प्रोग्राम्स आपको देता है एज ई कॉमर्स सेलर, ई कॉमर्स सेलर्स को बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करता है यूके। अगर आपकी सालाना इनकम 85,000 पाउंड से कम है, 80 या 85,000 पाउंड से कम है, तो आपने 0% वैट देना है। ये फैसिलिटेट करता है आपको यूके, ठीक है, जो भी ई कॉमर्स सेलर है उनको 0% वैट। तो Amazon के ऊपर भी आपका अच्छा बाय डिफॉल्ट 20% वैट है यूके में, बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो अगर आप एग्जेम्पशन नहीं लेते तो आपको फिर वैट पड़ेगा, तो वो Amazon भी आपसे फिर हर जो है सेल पे वैट काटेगा। ये आपने प्लीज अपने माइंड में रखना है कि आपने वैट की एग्जेम्पशन लेनी है Amazon से, यानी कि आपने जब वैट रजिस्ट्रेशन करवाई ही नहीं है और आपकी सालाना आमदनी 85,000 पाउंड से कम है, तो आप Amazon को जाके बताएंगे कि भाई मैंने वैट रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई और मैं वैट एग्जेम्प्ट हूँ, इसलिए जो भी मेरी ट्रांजैक्शन होंगी उसमें से आप वैट नहीं काटेंगे, तो फिर Amazon आपको वैट 0 चार्ज करेगा, ठीक है। जिस तरह से मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा सेलर सेंट्रल यहाँ पे खुल जाए, यूके का एक जो हुआ है
अच्छा जी। पता नहीं क्या इशू है इसको, आज इंटरनेट बारिश हो रही है इसलिए। यही तो मसला है पाकिस्तान में। मैं हॉटस्पॉट ट्राई करता हूँ। खैर, मैं अगर इसमें मैनेज इन्वेंटरी में जाता हूँ, पर अगर ये खुल जाता है आज, तो फिर आगे आपको दिखाता हूँ। अच्छा, बहरहाल आपका वैट 0 हो जाता है अगर आप 80,000 या 85,000, इन दोनों में से कोई एक फिगर है, अगर आप इससे ऊपर इनकम में चले जाते हैं, सालाना इनकम में, तो आपको 7.5% वैट पड़ता है। ठीक है। और अगर आपकी 2,30,000 से ऊपर चली जाती है, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स बता दूंगा, 230,000 से ऊपर चली जाती है सालाना आमदनी, तो फिर आपको 20% पड़ता है। तो यूके में बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करते हैं वो अपने जो ई कॉमर्स सेलर्स हैं उनको। फिर जी अच्छा, अब हम जरा थोड़ा सा सेलर सेंट्रल अकाउंट के ऊपर आ जाते हैं। उसको क्रिएट करना है, बट उसके लिए मुझे इंटरनेट चाहिए।
क्या चक्कर है? अच्छा, सेलर सेंट्रल बनाने के लिए जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे तो ये साइन अप कह रहा है, आप साइन अप पे क्लिक कर दोगे। इंटरनेट अच्छा, आपको ये इस स्टेप पे ले आएगा। यहाँ पे वो नीचे पूछ रहा है क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट। मैंने लास्ट क्लास में किसका ईमेल आईडी लिया था? आपका ना, ठीक है। अच्छा, ये हम नेम वगैरह पूछ रहा है, क्या नाम रखा था? अली अकबर शायद। ईमेल पूछ रहा है, ईमेल बताइएगा। XODOB 123 @gmail। P for पाकिस्तान, ठीक है। आपको OTP आया होगा। ताहिर जिसके नाम पे बना है। हाँ, नहीं, डायरेक्टर की डिटेल्स अलग है, कंपनी की डिटेल्स अलग आएंगी, दोनों की आएंगी। 62291। अब देखें, वो मुझे यहाँ पे ले आया, पूछ रहा है कि आपके पास ये चीजें रेडी होनी चाहिए, बिजनेस एंड कॉन्टैक्ट एड्रेस, मोबाइल नंबर, आपके पास चार्जेबल क्रेडिट कार्ड होना चाहिए और आइडेंटिटी डिटेल्स होनी चाहिए। तो बिजनेस की जो लोकेशन है वो हमने कहाँ बिजनेस बनाया था बताएं? यूके में, यूके डाल देंगे यहाँ पे। बिजनेस की टाइप क्या है जी मेरी? मैंने प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस बनाया था ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, तो मैं इसको कर दूंगा प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस। फिर यहाँ पे बिजनेस का नाम हमने क्या रखा था जी? हाँ, चलें जो भी रखा था, लेट्स से जी आपने, सर स्क्रीन क्लियर करें प्लीज, स्क्रीन को क्या हुआ है? स्क्रीन यहाँ पे तो क्लियर ही है। अच्छा जी, यहाँ पे बिजनेस का नाम आप लग दें, लेट्स से जी हमने अगर ड्रेक्स्टर्स या व्हाटएवर जो भी रखा था, ठीक है। आई कंफर्म माई बिजनेस लोकेशन एंड टाइप आर करेक्ट, और आप अग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब एग्जैक्ट नेम होना चाहिए आपके बिजनेस का जो आपने रखा था, जिस तरह अगर LTD, ड्रेक्स्टर्स LTD या व्हाटएवर इट इज, अग्री एंड कंटिन्यू।
कंपनी हाँ नहीं नहीं यार, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कंपनी 12 पाउंड दे के करोगे वही यहाँ पे डालनी है, ये भी डमी बना रहा हूँ। अगर हमने डमी बनाई थी तो 12 पाउंड लिए तो अभी कैसे ओपन होगा? वैसे ही लिखा है नाम। देखो मेरी बात सुनो, जब आप असल में बना रहे होगे ना, तब आप जो भी एबीसी कंपनी का नाम लिखा, एबीसी लिमिटेड, उसको आपने क्या किया, 12 पाउंड पे करके गवर्नमेंट ऑफ यूके के साथ रजिस्टर करवा दिया, वो मामला डन हो गया, स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 2 है कि उसी कंपनी के नाम को आप फिर अमेज़न को बताओगे ना कि ये वाली कंपनी मेरी हो रही है। नहीं यार, मैं तो अज्यूम कर रहा हूँ ना, डमी बना रहे हैं अभी तो, टेस्ट वैसे ही नकली बना रहे हैं, जैसे नकली कंपनी नहीं बनाई थी प्रैक्टिस के लिए, उसी तरह ये प्रैक्टिस के लिए हम बना रहे हैं। कुछ भी लिख दो, मैंने वो तो नहीं लिखा, कुछ भी लिख दो, लेकिन जब असल में बना रहे होगे तो सेम लिखना है आपने। अभी मैंने वो तो नहीं लिखा, कोई एमी रैंडम लिखा है ना। नहीं, लेकिन असल में होगा ना लिंक। हाँ, असल में आपने जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ईमेल पे आया होगा, व्हाटएवर इट इज, वही आपने यहाँ पे लिखना है। नकली जीमेल बना लो, अपना खुद का बना लो, जीमेल तो जितने मर्जी बन सकते हैं, उसका तो कोई इशू नहीं होता। अब एक और चीज जो अक्सर क्वेश्चन आता है कि जो स्टार्ट में भी आप लोगों के माइंड में आ रहा था कि जो बिजनेस एड्रेस है, रेजिडेंशियल नहीं बिजनेस एड्रेस, वो हम पाकिस्तान का क्यों नहीं यूज कर सकते? याद है लास्ट क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन आता कि बिजनेस एड्रेस बायर का क्यों करना है, पाकिस्तानी क्यों नहीं करना? इस वजह से कि देखें, जैसे मैंने पीछे यूके की ऑप्शन डाली तो उसने यहाँ पर लॉक कर दिया, मैं ऑप्शन सिलेक्ट ही नहीं कर सकता आपको। आई हैव टू प्रोवाइड फॉर द एड्रेस जो कि यूके का ही है। सही है, तो यहाँ पर जिप या पोस्टल कोड में डाल दूंगा, लेट्स से जी W23RL, लोकेलिटी लंदन, व्हाटएवर इट इज, देख लीजिएगा आप। आई कंफर्म। अच्छा, अब ये यहाँ पर आपको आपका नंबर जो आपने वाइक से लिया होगा वो डालना है, उसके ऊपर एक पिन आएगी, वो पिन के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वो वाइक का नंबर हम इसीलिए लेते हैं कि ओटीपीज जो आते हैं हमें या कोड्स आते हैं वो हम डाल सकें। तो उस वाले का नहीं, वो मैंने 4G कनेक्ट किया था, बट इस पे भी कभी चल रहा है, कभी इसकी तो बैटरी बड़ी बारिश के ये तो इसकी क्लाउड नहीं, अभी तो ये कनेक्टेड है। हाँ, ये है कि बैकअप पे जूम नहीं डिस्कनेक्ट होता है बस कीजिए। चल सही रहा है ये अब? ये हाँ जी, पता नहीं यही है ये वाला भी शायद हो गया। यूएसबी पोर्ट है। हाँ ठीक है, चल रहा है। यूएसबी पोर्ट है। हाँ नहीं, उधर नहीं, इधर ही है, इसी साइड पे। नहीं, लेकिन इसने जगह ली तो आ दिखाएं। आज आपको मोबाइल इंटरप्ट को मैच बन गया, लैपटॉप सारा कुछ लग गया इसके लिए। ठीक है, चलो थैंक यू। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैंने क्या करना है कि नंबर देना है। अच्छा, ये नंबर अब पाकिस्तान का भी हो सकता है, बट मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप बाइक वाला दें जो आपने यूके का परचेज किया। तो अभी क्योंकि हम डमी अकाउंट बना रहे हैं, पाकिस्तान का अगर कोई नंबर अपना वक्फ करना चाहता है तो बता दे। जी
हाँ यही है। अब देखिए मैं सेंड एसएमएस करूंगा तो ये आपको वन टाइम पिन आ जाएगी इस पर, देखिएगा एसएमएस के थ्रू आई होगी। 169 जी 615 ठीक है जी, वेरिफिकेशन उसने कहा है सक्सेसफुल है, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। अब पूछ रहे फर्स्ट नेम क्या था, अली हमने रखा था, लास्ट नेम अकबर रखा था। नेक्स्ट ये गौर से आप सबने सुनना है। अब देखें पहला जो स्टेप था उसके अंदर मैंने क्या इंफॉर्मेशन दी थी, बिजनेस की इंफॉर्मेशन। दूसरा जो स्टेप है उसके अंदर वो मेरे से पूछ रहे हैं सेलर की इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो वो पूछ रहा है पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ अली अकबर, अली अकबर की पर्सनल इंफॉर्मेशन बताएं कि वो सिटीजन कहाँ का है। अच्छा पहला केस था कि अली अकबर साहब पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं, ऐसे ही है, ठीक है वो देख लेते हैं। अगर तो उनकी कंट्री ऑफ सिटीजनशिप पाकिस्तान है तो कंट्री ऑफ बर्थ भी उनकी पाकिस्तान होगी। यहाँ पर आप उनकी जो भी वट एवर डेट ऑफ बर्थ डाल दें। अब ये वाली ना डाल देना, मैं वैसे ही रैंडम सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। वो बच्चे ने आज जिस पता नहीं किसने किया कार्ड वाला 12 पाउंड का है, इधर बैठा हुआ है क्लास में वो। हाँ वो जो भी इसकी डेट आपने रखनी है। फिर पासपोर्ट उसका, अगर तो पासपोर्ट देना है अपना तो उसका नंबर आएगा, अगर आपका नेशनल आईडी यानी कि शनाख्ती कार्ड देना है तो फिर उसका नंबर वट एवर इट वो आ जाए, ठीक है। और उसकी जो उसके ऊपर डेट लिखी होगी वही लिखनी है, ये वाली नहीं लिखनी एक्सपायरी की, ठीक है। कंट्री ऑफ इशू पाकिस्तान, सही है, यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा इसके बाद रेजिडेंशियल एड्रेस के अंदर अभी क्या है, कौन सा आएगा यहाँ पे बताएं। जो ये वाला डाला यही रहने दूं, एग्जैक्टली हम चेंज करेंगे इसको। मैं यहाँ पे करूंगा ऐड अनदर एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट कर लूंगा पाकिस्तान, पोस्ट कोड 5400, स्टेट पंजाब, लाहौर, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। और नीचे सेलेक्ट कर लूंगा कि अली अकबर इज अ बेनिफिशियल ओनर ऑफ द बिजनेस, इज अ लीगल रेप ऑफ द बिजनेस, आई एम द ओनली ओनर ऑफ द बिजनेस, बेनिफिशियल ओनर ऑफ द बिजनेस, यस आई कंफर्म, और सेव कर देंगे, ठीक है। ये पहला केस आ गया जब बंदा पाकिस्तान का है, यानी कि उसका रेजिडेंशियल एड्रेस पाकिस्तान का है। अब हम नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान से एक बंदा 10 साल पहले अमेरिका चला गया था और उसने वहां की नेशनैलिटी ले ली थी, तो उस केस में क्या होगा। उस केस में ये होगा, अब उसकी सिटीजनशिप कहाँ की है, नहीं यूएसए चला गया ना, यूएसए चला गया है, अकाउंट यूके। अब आपको यही मैंने कंफ्यूज किया है जान के, यूएसए का पाकिस्तानी बंदा यूके में बना रहा है तो यूएसए का बंदा नहीं यूके में बना सकता, बना सकता है ना। तो मैंने आपको यही कहा है कि यूएसए का रेजिडेंट है वो, पहले पाकिस्तानी था, अब यूएसए की उसने नेशनैलिटी ले ली है, यूएसए चला गया है तो कंट्री ऑफ सिटीजनशिप क्या आ जाएगी, यूएसए। पैदा कहाँ हुआ था, पाकिस्तान में, कंट्री ऑफ बर्थ वही रहेगी, डेट ऑफ बर्थ आगे आ जाएगी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में अब वो मेरे से दो चीजें पूछ रहा है, या पासपोर्ट नंबर दे दो या ड्राइवर्स लाइसेंस दे दो, ठीक है। तो दोनों में से जो भी है उसका मैं नंबर लिख दूंगा। कंट्री ऑफ इशू क्या आएगी बताएं, यूएसए, ठीक है। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप यूएसए आ जाएगी, और रेजिडेंशियल एड्रेस क्या आएगा, यूएसए का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यूएसए सिलेक्ट कर लूंगा और आगे जो भी उसके लाइक वाइज बाकी डिटेल्स हम फिल कर देंगे। मैं इसको चेंज कर ही दूं, ये ना हो कि आप लोग पंजाब लिखते हैं, सही है। तो प्लीज इसको मेक श्योर कीजिएगा कि ऐसे करना है।
अच्छा, अब मैं एक और केस पे आ जाता हूँ। गोरा क्लाइंट मिल गया आपको, उधर का ही रहने वाला है और उधर ही पैदा हुआ था वो, तो उस केस में कंट्री ऑफ सिटीजनशिप यूनाइटेड स्टेट्स आ जाएगी, कंट्री ऑफ बर्थ यूनाइटेड स्टेट्स आ जाएगी, क्योंकि वहीं पे वो पैदा हुआ था ना। ठीक है, और फिर उस केस में बाकी जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है वो डाल के, और उसका रेजिडेंशियल एड्रेस जो भी है वो आप डाल देंगे यहाँ पे, और बाकी सारी इंफॉर्मेशन उसी तरह। ठीक है, अब थर्ड केस क्या है, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप। अब हम आ जाते हैं कि यूके का बंदा है, कहाँ का सिटीजन है, यूके का, और कंट्री ऑफ बर्थ है उसकी पाकिस्तान। ठीक है, अब इस केस में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना है, उसके अंदर 3 ऑप्शंस दे रहा है, या तो यूके का शनाख्ती कार्ड, यूके का जो होगा नेशनल आईडी वो दे दो, या यूके का पासपोर्ट दे दो, या फिर यूके का ड्राइविंग लाइसेंस दे दें। इसमें से जो भी है आपके पास आप वो दे दें, और कंट्री ऑफ इशू इसका यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आप रेजिडेंशियल एड्रेस में यूनाइटेड किंगडम सिलेक्ट कर लेंगे, और लाइकवाइज यहाँ पर आप सारी चीजों को बाकी बदल लें। ठीक है, तो रेजिडेंशियल एड्रेस यूके का हो जाएगा। तो जो मैंने स्टार्ट में आप लोगों को कहा था वो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली प्रूव कर रहा हूँ कि मैंने सही कहा था कि जहां का रेजिडेंट है, जहां का नेशनल है, रेजिडेंशियल एड्रेस उधर का देना है आपने। वो क्यों उधर का देना है, क्योंकि यहाँ पे हमसे वहां का मांगता है ना, वो जो पासपोर्ट पे या आईडी कार्ड पे आ रहा है। ठीक है, तो मजबूरी यहाँ पर आ जाती है कि क्योंकि पासपोर्ट या आईडी कार्ड पे वो वाला आ रहा है जहां के आप नेशनल और रेजिडेंशियल एड्रेस, इस वजह से आप वहां का, और इसकी कोई वजह नहीं। ठीक है, फिर कहाँ का था जी, ये हो गया। दूसरा केस है कंट्री ऑफ सिटीजनशिप भी उसकी यूके की ही थी, वो फिर आप यहाँ पे यूके लिख दोगे और बाकी सारा कुछ उसी तरह ही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब एक और केस मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि अगर एक बंदा पाकिस्तान में पैदा हुआ, यूएसए गया और उसको ग्रीन कार्ड मिल गया, अभी उसको पासपोर्ट नहीं मिला, ग्रीन कार्ड मिला है सर, तो उस केस में क्या करेंगे? क्या मैं उसको यहाँ पर, मतलब उस केस में मुझे यहाँ पर कौन सा एड्रेस देना होगा, बताएं? क्यों? अच्छा, मैं करके देख लेता हूँ यहाँ पे। ऐसे नहीं, हम डेटा से बात करेंगे जो यहाँ पर नजर आएगा। यूनाइटेड स्टेट्स कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, उसको डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ कहाँ का रेजिडेंट, यूएसए का, क्योंकि उसके पास ग्रीन कार्ड। ये मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा हो जाए। उसको देखने के लिए मैंने क्या किया, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप यूएसए कर दी, कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान कर दी। अब मुझे मसला आएगा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में, यहाँ पर या तो वो दे ग्रीन कार्ड की ऑप्शन, फिर तो हो जाएगा ना वो प्रूफ। अब अगर तो दे रहा है तो ठीक है, वरना नहीं हो सकता, तो देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे सिर्फ 2 ऑप्शंस दे रहा है, पासपोर्ट और ड्राइवर्स लाइसेंस। अगर तो उस बंदे ने ड्राइवर्स लाइसेंस बनवाया हुआ है तो कोई मसला नहीं है, वो यूएस का रेजिडेंट डिक्लेयर हो जाए। ठीक है, समझ आ गई बात? तो पॉसिबल है वो चीज, लेकिन अगर उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, फिर हमें यही करना पड़ेगा कि हम उसको कंट्री ऑफ सिटीजनशिप उसकी चेंज करके पाकिस्तानी डिक्लेयर करें, इवन इफ ही हैज ग्रीन कार्ड। समझ आ गई चीज? पाकिस्तान कर दिया, हम तो खैर अपने नॉर्मल केस में जा रहे हैं ना कि पाकिस्तान से सारा कुछ, और यहाँ पर मैंने एड्रेस भी हमारा पाकिस्तानी डाल दिया, एंड वट एवर इट इज, लाहौर जो भी है इसका, पंजाब। ठीक है, नंबर आ गया, बाकी सारी चीजें हमने उस तरह से करके सेव कर दिया। अब थर्ड मुझे स्टेप पे ले जाएगा जो है बिलिंग का स्टेप। एरर दे रहा है, ओ सॉरी, अच्छा डाली, सेव कर। ठीक है, अब मेरे से वो क्या कह रहा है कि भाई पैसे दें, तो यहां पर मैंने जो क्रेडिट कार्ड नंबर है वो डालूंगा और क्रेडिट कार्ड होल्डर का नाम। अच्छा, मैं यहाँ पर अब मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, जिस बंदे के नाम पे कंपनी
जिस बंदे के नाम पे आपने शुरू में सेलर सेंट्रल अकाउंट का लिखा है उसी के नाम का कार्ड होना चाहिए। अगर आप अपने भाई का, अब्बू का या किसी भी रिलेटिव का या दोस्त का कार्ड डाल देंगे वो रिजेक्ट हो जाए, यानी कि वो आपका फिर अकाउंट बनेगा नहीं सही। ठीक है, तो इस वजह से आपने अपने जिस बंदे जो क्लाइंट का आप खुद बना रहे हो अपना नाम, क्लाइंट है तो क्लाइंट का नाम आएगा, जिसके नाम पे कंपनी उसी के नाम पे सारा कुछ चलेगा, बीच में किसी और बंदे का नाम नहीं आ सकता, कार्ड्स के ऊपर भी नहीं आ सकता। अगर आपका आ गया गलती से तो बस गया, उसका पूरा प्रोसेस आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेक श्योर करना है, ये गलती काफी लोग कर लेते हैं क्योंकि नॉर्मल बात है कि कार्ड किसी का भी डाल के पेमेंट ही करनी है ना, बट अमेजोन इसके बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है, तो अमेजोन इस केस में आपको उड़ा देता है। आपका पाकिस्तानी भी हो सकता है बट प्रेफरेबली बाहर का रखें, जो पेयोनीर पे या हमने ट्रांसफरवाइज का बनाया ना, ट्रांसफरवाइज का आप रखते हैं वो भी चल रहा है। ठीक है, जरूरी है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से? नहीं, डेबिट कार्ड भी चल जाता है बट अगर नहीं चलता तो पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड यूज करें। ठीक है, लेकिन प्लीज नाम वही हो, समझ गए हैं? अच्छा, बिलिंग एड्रेस क्या होगा? जो जाहिर है जिस, अगर आपका फर्ज करें ट्रांसफरवाइज का, तो ट्रांसफरवाइज का बिलिंग एड्रेस क्या था बताएं? बिजनेस एड्रेस था, बिल्कुल सही। ठीक है, इसी तरह अगर पाकिस्तान का होगा तो फिर जो उस पर आपने बिलिंग एड्रेस डाला होगा वो यहाँ पे डालना पड़ेगा, फिर उस केस में ये वाला नहीं। अच्छा, आगे चलते हैं। अब मैं यहाँ पर कोई डमी क्रेडिट कार्ड ढूंढ लेता हूँ। अब यार प्लीज जो ऑनलाइन वाला बंदा था वो अब अपना ना डाल देना, ये डमी प्रैक्टिस के लिए है, पता चले वो यहाँ पे भी ये डाल। आप सब भी जब प्रैक्टिस करेंगे कोई फेक यहाँ से पकड़ लीजिएगा कार्ड, इसमें इससे ये नहीं होगा कि आपका मुफ्त में बन जाएगा, इससे बस ये होगा कि आपको वो इस प्रोसेस से आगे ले जाएगा, पेमेंट बाद में काटता है। ठीक है, तो वो आपको ईमेल आ जाएगी, बल्कि अभी आपको आ जाएगी, शायद अभी आ जाए थोड़ी देर में जब हम ये प्रोसेस करेंगे, या शायद आपको कल तक आ जाए ईमेल कि आपका कैंसिल हो गया है, आपको जो है वो फीस आपकी कटी नहीं है फीस, जाहिर है फेक हमने डाला है। हैं क्यों बेचारे का और पैसे पड़ जाएंगे उसको। तो यहाँ पर इसका नाम आ जाएगा, सॉरी वो मैंने उल्टा कर दिया, नाम किसका आएगा? अली अकबर का। ठीक है, और जो भी इसकी एक्सपायरी डेट है, अब ये देख ले तो चलता है या नहीं, ज्यादातर केसेस में नहीं चलता, कभी चल भी जाता है। चलने से मुराद है कि अगले स्टेप पे ले जाता है फॉर द टाइम। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आ गया स्टोर। वो कह रहे स्टोर का नाम बताएं। स्टोर का नाम क्या होता है? आपकी दुकान का नाम, अमेज़न पे आपकी दुकान ही खुल रही है ना, उसका नाम। This has got nothing to do with your company's name. This has got nothing to do with the name of your brand. दुकान का नाम आप जितनी मर्जी बार चेंज भी कर सकते हैं, रख भी सकते हैं उसको, मतलब आप जितने मर्जी चेंजेस उसमें करें। आज आप कुछ रख दें, आप कल डिसाइड करते हैं नहीं ये वाला नहीं मैंने इसको चेंज करना है, आप उसमें सेटिंग्स में जाके उसको बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं जाऊँ अगर अकाउंट इन्फो में, ये जो सेलर सेंट्रल बना हुआ है, इसमें अगर मैं अपना ये अभी ये जो TNS ग्लोबल रखा हुआ है दुकान का नाम, इसको मैं एडिट करके जो मर्जी रख सकता, ये स्टोर नेम है। समझ गए हैं बात? ये कंपनी का नाम भी रखना है वो रख लो, जो मर्जी आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टोर का नाम अपना क्या रख दूंगा? हाँ, अच्छा YNX कर दो। ठीक है, मतलब ABC वैसे ही इन्होंने बोला कि कुछ भी कर, या चेंज भी बाद में कर सकते हैं। डू यू हैव यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड UPC? ये हम बाद में मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, तो आप फिलहाल नो कर देंगे। आर यू द मैन्युफैक्चरर और ब्रांड ओनर? अगर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप ब्रांड ओनर हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ, एज ऑफ दिस स्टेप, बड़े कम लोगों ने ब्रांड रजिस्टर किया होता है, तो इधर भी नो ही करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें बाद में आप अमेज़न को प्रोवाइड कर सकते हैं। अमेज़न कोई
मतलब ऐसा नहीं है कि एक दफा आपने कोई ऐसे इधर एक चीज कर दी तो बाद में चेंज नहीं हो सकती है। जैसे दराज पे चेंज हो सकती है, आपके जीमेल अकाउंट पे चेंज हो सकती है, दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे चेंज हो सकती है, उसी तरह अमेजोन पे भी चेंज हो सकती है। तो अमेजोन के सेलर सेंट्रल अकाउंट को आपने तो बहुत मुश्किल चीज नहीं समझना। इट इज जस्ट अ नॉर्मल पोर्टल, यू आर पेइंग फॉर इट। वो जिम्मेदार हैं आपको सर्विसेज देने की। अगर वो सर्विसेज नहीं देते आप कंप्लेन कर सकते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं। ठीक है, तो डू नॉट वरी मच अबाउट इट। या तो वो हमारे पे कोई एहसान कर रहे हो तो फिर एक अलग बात है ना, क्योंकि यहाँ पे हम जब भी सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाते हैं तो स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अब क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में कोई एरर आ गया तो फिर क्या होगा। कुछ भी नहीं होता, तो गलती भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है इतना। अब देखें, मुझे कह रहा है वो कि अपलोड करें डॉक्यूमेंट। पहले आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, मैंने पीछे पासपोर्ट सेलेक्ट किया था, इस वजह से मुझे यहाँ पे पासपोर्ट अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वट एवर पासपोर्ट है, यहाँ से मैं कोई इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। इधर पता नहीं डेस्कटॉप तो पड़ी हुई है या नहीं। बल्कि नहीं, इसको वो लेगा नहीं। मैं ये करना नहीं है, मैं वैसे ही इसको अपलोड कर रहा हूँ। आपने अपना पासपोर्ट अपलोड करना है। ठीक है, पता चले आप सब भी जाके जो है वो है। मैंने कहा वही ना, पता चले आप लोग भी पानी की तस्वीरें यहाँ अपलोड कर रहे हैं। तो वो बता रहा है कि देखें कैसा आपका डॉक्यूमेंट दिखना चाहिए। मस्ट बी अ हाई क्वालिटी कलर इमेज, इधर अ स्कैन और फोटो बट नॉट अ स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट नहीं होनी चाहिए, स्कैन और अ फोटो। मस्ट शो ऑल फोर कॉर्नर्स एंड द फोटोग्राफ मस्ट बी क्लियरली विजिबल। मस्ट नॉट बी ब्लरी, टेक्स्ट शुड बी लेजिबल। डॉक्यूमेंट मस्ट बी साइंड इफ रिक्वायर्ड, यानी आईडी कार्ड पे या पासपोर्ट पे अक्सर सिग्नेचर्स हुए होते हैं ना, तो अगर रिक्वायर्ड है तो वो आप करें। और कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा मैं इसमें। अब ये पूछ रहे थे फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज एंटर्ड इन सेलर सेंट्रल, लास्ट नेम अली अकबर, नेम अली, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, पासपोर्ट का नंबर, एक्सपायरेशन डेट, कंट्री ऑफ इशू। एनी इंफॉर्मेशन मिसमैच विल डिले द वेरिफिकेशन प्रोसेस। ये सारी चीजें आपके पासपोर्ट पे होनी चाहिए। इसलिए मैं क्या कह रहा था कि भाई जो आपके पासपोर्ट के ऊपर डिटेल है, नाम भी आपका जैसे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है या आईडी कार्ड पे एज इट इज आएगा, स्पेलिंग्स भी वो आएंगे, एज भी वही आएगी। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर एज पर योर लीगल डॉक्यूमेंट आपने काम करना है। कंटिन्यू। तो यहाँ पर जो भी है इसको अपलोड कर दो। ठीक है, ये पासपोर्ट आप अपलोड कर दोगे ना इधर। फिर उसके बाद अब मेरे से वो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी है, नहीं नहीं कौन सी वाली। स्टेटमेंट आपके जो देखिए यहाँ पे वो एडिशनल डॉक्यूमेंट, चूज अ डॉक्यूमेंट टाइप फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आप अपनी जो पेयोनीर की बैंक स्टेटमेंट थी वो अपलोड कर दें। किस लिए? बिजनेस प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए। रेजिडेंशियल प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए वो आपको ईमेल करेगा कि अब आप मुझे एक बैंक की स्टेटमेंट प्लस मेंटेनेंस सर्टिफिकेट साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय द बैंक आप मुझे भेजें, तो फिर आप अमेजोन को वो भेजें। ठीक है, वरना आपने क्या करना है इसमें, ये जो चीज है इसके अंदर हम सिर्फ अपना वो अपलोड कर देंगे। क्या है, ठीक है, स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट। ये अपलोड करने के बाद मैं सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। फिर वो मुझे नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा जो कि वेरिफिकेशन का स्टेप है। अब उसने वेरीफाई करना है सारा कुछ।
जो कि अभी नहीं करेगा, लेटर ऑन करेगा, बट मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या होता है। इंटरनेट बाकी बहुत स्लो है। देखें अब वो कह रहा है, हाँ ये आ गया ना, कभी ये ऑप्शन रहता है कभी नहीं। प्लीज चूज वन ऑफ द अवेलेबल ऑप्शंस टू कनेक्ट with an Amazon associate to complete your verification। अब आपका इंटरव्यू होगा, आपका नहीं, जिस बंदे के नाम पर है। अगर आपका क्लाइंट है और उसके बिहाफ पे काम आप कर रहे थे तो बस आपका यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्लाइंट अब वीडियो इंटरव्यू पे सामने बैठेगा अमेजोन के साथ और वो उससे बात करेगा। वो इस तरह के सवाल 2-4 मिनट से ज्यादा का इंटरव्यू नहीं होता। वो कहते हैं कि आप अपना पासपोर्ट हाथ में पकड़े, कैमरे के सामने रखें और उसका नेक्स्ट पेज करें, हमें एक एक पेज फिजिकली दिखाएं आप। फिर हो सकता है आपको कोई बैंक स्टेटमेंट अपनी दिखाएं साइंड एंड स्टैम्प हाथ में पकड़ के, बाकी और चीजें शनाख्ती कार्ड दिखाएं, व्हाटएवर इट इज। उस तरह के आपसे फिर पूछेंगे कि आप अमेजोन पे क्यों लॉन्च करना चाह रहे हैं, उसका आप बस नॉर्मल सा क्वेश्चन दे दें, मैंने करनी है और FBA करना चाह रहा हूँ या FBM करना चाह रहा हूँ, बस दैट्स इट, खत्म, टू द पॉइंट आंसर और आपका वो प्रूफ। तो वो कह रहा है स्केड्यूल करें वीडियो कॉल। तो स्केड्यूल अगर हम करेंगे तो स्केड्यूलिंग वेट 2 से 3 दिन का होगा। तो schedule an appointment with an Amazon associate on a future date, carry your original government issued photo ID document यानी पासपोर्ट and other documents you uploaded during registration। सारे documents physically printed आपके पास होने चाहिए, original documents। नेक्स्ट करेंगे। अब वो scheduling का मुझे बता रहा है वेरिफिकेशन यूजिंग वीडियो कॉल। यहाँ पर कह रहा है कि आप सिलेक्ट करें कि किस डेट को आपने, ये ऑल अपॉइंटमेंट्स टाइम शोन इज ब्रिटिश समर टाइम, ठीक है, ब्रिटिश समर पॉइंट टाइम। तो इसको आपने देख लिया ना पाकिस्तानी क्या टाइम बनता है, उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। लेट्स से आप कहते हैं मैंने 11 अगस्त का करना है, तो इनमें से कोई भी टाइम आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उस टाइम को आपका जो है वो इंटरव्यू स्केड्यूल हो जाएगा। 3:20 PM ब्रिटिश समर टाइम को आप कन्वर्ट कर लें पाकिस्तानी टाइम में, आपको पता चल जाएगा क्या होता है। यहाँ पे अगर मैं लिखूं ब्रिटिश समर टाइम टू पाकिस्तान, तो अभी वहां पर सुबह के तकरीबन 12 बज रहे हैं या दोपहर के 12 बजने वाले हैं, पर पाकिस्तान में 4 घंटे आगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं ये वाला टाइम सेलेक्ट करूंगा तो मेरे 4, 5, 6, 7, 20 शाम के 7:20 जो भी आपको टाइम सूट करता है उस हिसाब से इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर, तो अब आपका जो है वो इंटरव्यू स्केड्यूल हो जाएगा, ठीक है। अली अकबर साहब नहीं, आपका इंटरव्यू स्केड्यूल हो जाएगा। ये देखो ये सारी चीजें बता रहा है। अपॉइंटमेंट टाइम 3:20 PM ब्रिटिश टाइम along with identity verification you may also be required to complete address verification। we will post an OTP within 5 to 8 business days to the address you provided। अच्छा, एड्रेस वेरिफिकेशन क्या है? जो आपने बिजनेस एड्रेस दिया था ना, उधर Amazon एक लेटर के साथ एक फिजिकल लेटर भेजेगा जिसके अंदर एक कोड होगा, ये चेक करने के लिए कि जो आपने एड्रेस दिया था आप सच बोल रहे थे, ऐसे किसी का एड्रेस दे दिया, ठीक है। तो उस एड्रेस पे प्लीज मेक श्योर आप लोग ऐसी जगह से वर्चुअल एड्रेस बाय किया हो, या अगर आपका क्लाइंट है तो उसको बता दीजिएगा कि आपको एक लेटर आएगा और वो कोड आपने मुझे, और वर्चुअल एड्रेस लिया हुआ तो वो बंदा आपको स्कैन करके वो भेज देगा डॉक्यूमेंट, उसमें कोड होगा, वो कोड आप डालेंगे और फिर आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए? एट द अपॉइंटमेंट यू विल नीड द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दैट यू अपलोडेड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, अ वैलिड गवर्नमेंट इशूड फोटो ID डॉक्यूमेंट जिसके अंदर जो पासपोर्ट हो जाएगा आपका साथ, वो रखना है आपने, शनाख्ती कार्ड तो रख लीजिएगा मगर जहाँ के सिटीजन है उधर का ही। ये ना हो कि आप कह रहे हैं कि मैं USA का सिटीजन हूँ और वहां का पासपोर्ट रखा हुआ है, साथ पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड भी उसको दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो जिधर का रेजिडेंशियल एड्रेस दिया है सिर्फ उधर के डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। फिर अ बैंक या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट इशूड इन द लास्ट 180 डेज, तो वो आपने उसको दिखानी है।
इसके ऊपर आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स व्यू करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। गाइडलाइंस क्या है? ज्वाइन द कॉल ऑन टाइम फ्रॉम अ क्वाइट प्लेस एंड इंश्योर दैट योर इंटरनेट बैंडविड्थ इज एडुकेट, अच्छा इंटरनेट हो। प्लीज फॉलो appropriate call etiquettes as you and the Amazon associate will both be visible to each other on video। दोनों वीडियो इंटरव्यू होगा दोनों का, वो भी वीडियो पे होगा अमेजोन का जो बंदा है और आप भी वीडियो पे होंगे, और इंग्लिश में होगा इंटरव्यू। अच्छा एक और चीज, अक्सर ये होता है कि पाकिस्तानियों को इंग्लिश नहीं आती है, तो उस केस में आप क्या करते हैं, ट्रांसलेटर साथ बिठा सकते हैं, ठीक है, ये अलाउड होता है। यानी कि क्या होगा, फर्ज करें मेरे नाम पे, मैं आपका क्लाइंट और मेरे नाम पे बन रहा है सारा कुछ और मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो मैं बैठ जाऊंगा, मेरे साथ आप बैठ जाएंगे, आपको अगर इंग्लिश आती है या कोई भी बंदा, और वो जवाब दे रहा हो, मैं उर्दू में वैसे ही उसको बोल रहा हूँ कि हाँ जी ये ऐसे ऐसे ऐसे, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसको बता रहा, ठीक है। अच्छा, we may record the video call for quality assurance and security, we handle your data in accordance with the privacy notice वगैरह वगैरह, we will verify your identity using the identity documents you uploaded, you can join the video call on personal computer, laptop, mobile phone with front facing webcam, best होता है लैपटॉप पे करें, माइक्रोफोन स्पीकर्स इन सफारी ऑन iOS डिवाइसेस या गूगल क्रोम पे कर लें, तो ये सारी डिटेल उसने दी। वी विल सपोर्ट इंग्लिश, इफ यू हैव अ डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ प्रेफरेंस प्लीज ब्रिंग एन इंटरप्रेटर विद यू टू द अपॉइंटमेंट। समझ गए हैं बात को? यानी कि ट्रांसलेटर आप लेके आ सकते हैं साथ। आई एक्नॉलेज कर दो और नेक्स्ट पे चले। यहाँ पे मैं वो बाकी के भी देख लेता हूँ, डॉक्यूमेंट्स का क्या कह रहा था वो। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट कर दिए हैं, आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पेज पे जाएंगे, आप अपने कंट्री रीजन सिलेक्ट करेंगे, इन द सबमिट जो जो डॉक्यूमेंट वहां पे मांग रहा है बाकी के, ठीक है। अंडर प्रोवाइड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर दे दें, सबमिट कलेक्ट कर दें। डॉक्यूमेंट रिजेक्शन, वी रिजेक्ट डॉक्यूमेंट्स व्हेन वी कैन नॉट वेरीफाई देम और व्हेन दे डू नॉट मीट आवर क्राइटेरिया। Our decision to approve or reject a document is final and cannot be appealed. ठीक है। Although you can reapply with a new account, सेम चीजें आप यूज करके सेम कंपनी सेम एड्रेस हर चीज आप रीअप्लाई जरूर कर सकते हो विद अ न्यू ईमेल एड्रेस। ये जरूर हो सकता है अगर कोई गलती होगी, लेकिन उस ईमेल आईडी पे दोबारा नहीं होगा। ये आपने चीज प्लीज माइंड में रखनी, ठीक है। Amazon requires 2 documents in order to verify your identity. To avoid having your documents rejected, make sure they meet the following criteria. जो डॉक्यूमेंट्स वैलिड होने चाहिए, एक्सपायर्ड नहीं होने चाहिए, हाई क्वालिटी के हो, कलर्ड हो, ब्लैक एंड व्हाइट ना हो, कोई अजीब सा एंगल ना आपने उसमें बनाया हो, फ्लैट सरफेस पर रख के आपने उसकी पिक्चर लेनी है, हाई रेजोल्यूशन, और एक एक चीज क्लियर नजर आ रही हो, फुल पेज दिखाएं, स्क्रीनशॉट नहीं होनी चाहिए। डिस्प्ले मैचिंग इन्फॉर्मेशन सच एज योर आईडी नंबर और नेम दैट यू यूज टू रजिस्टर ऑन सेल ऑन Amazon, यानी कि आपने जो Amazon पे डिटेल्स डाली है वही डिटेल्स इस पे नजर आ रही होनी चाहिए। स्कैंड इमेज हो बेहतर है, या फिर आपके फोन के मोबाइल कैमरे से अच्छी तस्वीर आपने ली हो, स्क्रीनशॉट नहीं, पूरा डॉक्यूमेंट हो, 10 MB से कम का साइज हो, फॉर्मेट उसका PDF भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है, PNG, JPEG, JIF सारे। डू नॉट इंक्लूड स्पेशल कैरेक्टर्स इन द फाइल नेम, उसके अंदर हैश एंड डॉलर जैसे साइन ना डालें आप, जो नाम होगा फाइल का। बी ऑथेंटिक एंड अनऑल्टर्ड, यानी कि जैसी चीज ऑथेंटिक वैसी ही आपने दिखानी है, कोई उसके अंदर एडिटिंग इफेक्ट्स या ऐसी चीजें नहीं करनी है आपने, ठीक है। बी इन वन ऑफ दी सपोर्टेड लैंग्वेजेस, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच वगैरह, वरना आप अपना वो बिठा ले बंदा। Identity documents required for each seller depend on the country or state your business is headquartered in, where you live. The drop-down options will tell you which options are available to you, such as passport। हम कर चुके हैं, आपको बता चुका हूँ मैं क्या क्या चीजें आपने देनी। Additional documents requested vary by country and state. Additional document आपकी customized options उस हिसाब से आएंगी। Might be a document that proves your business and is valid, such as business license, bank statement, credit card statement या utility bill। तो हम क्या दे रहे थे, बैंक की स्टेटमेंट इसमें से, ठीक है। बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड की जो स्टेटमेंट है उसका क्या करना है आपने, मस्ट मैच द नेम ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि
जिसके नाम पे कर रहे हो उसी के नाम पे ये बैंक अकाउंट होना चाहिए। एड्रेस जरूर हो उस बैंक की स्टेटमेंट के ऊपर, पिछले 180 डेज में से किसी भी टाइम पीरियड की वो बैंक स्टेटमेंट हो, कलर्ड हो, ब्लैक एंड वाइट नहीं एक्सेप्ट होगी। यानी कि अगर आपने उसका प्रिंट आउट भी लेना है तो प्लीज मेक श्योर, लेट्स से उसके ऊपर एमसीबी बैंक है तो एमसीबी बैंक का कलर्ड लोगो हो। वो आपने उस वक्त पैसे नहीं बचाने के, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट सस्ता निकलता है, कलर्ड महंगा निकलता है, वो आपकी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। ठीक है, प्लीज कलर्ड प्रिंट आउट लेना है। अगर एक चीज भी उस बैंक की कलर्ड है, लोगों में एक डॉट भी कलर्ड है, वो एज इट इज आना चाहिए। आप खुद से ज्यूम नहीं करोगे कि ब्लैक एंड व्हाइट लेना। फिर मस्ट शो ट्रांजैक्शन एक्टिविटी बट यू कैन ब्लैक आउट द ट्रांजैक्शन अमाउंट। अगर आप अपनी अमाउंट्स ब्लैक आउट करना चाहते हैं तो वो कोई मसला नहीं है। The name of the point of contact mentioned in the statement should match with the name of the point of contact mentioned during registration। वही नाम वाली बात आ गई। बैंक लोगो, बैंक अकाउंट नंबर, एड्रेस, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, name of person to contact on behalf of the business and bank account holder's name must be clearly visible। ठीक है, और बिजनेस लाइसेंसेस ये द नेम ऑफ द लीगल रेप बेनिफिशियरी ओनर शुड मैच द नेम ऑन द आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। बिजनेस के जो डॉक्यूमेंट्स दोगे जिसके अंदर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो आप कंपनी बनाते हुए डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करते हैं ना, वो आपने बस डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देने हैं। एड्रेस शुड मैच द बिजनेस एड्रेस बिफोर एड्रेस शुड मैच द बिजनेस एड्रेस प्रोवाइडेड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, मस्ट बी वैलिड फॉर एटलीस्ट 45 डेज वगैरह वगैरह, आप बाकी देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारा अमेज़न से पढ़ के बता दी। और आपको, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो एक ही ईमेल भेजता है जिसके अंदर वो कहता है कि रेजिडेंशियल एड्रेस के लिए बैंक की स्टेटमेंट एंड मेंटेनेंस सर्टिफिकेट साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय द बैंक चाहिए। ठीक है, तो वो आपने उनको देगा। समझ आ गया सारा कुछ? तो इस तरह से आपका सेलर सेंट्रल अकाउंट बन जाएगा। अब नेक्स्ट कर देता हूँ, यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट पे क्या आता है। अब मैंने आपको सारे केसेस बता दिए। तो ग्रीन कार्ड वाला है, यूएसए के ने यूके में खोलना है, यूके यूएस वगैरह वगैरह तमाम चीजें। यूएसए का सेलर सेंट्रल अकाउंट भी सेम इसी तरह, कोई उसके अंदर और रॉकेट साइंस नहीं। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन, प्लीज वेट व्हाइल वी प्रोसेस योर इन्फॉर्मेशन, दिस में टेक अप टू 60 सेकेंड्स। नीचे बता रहा है आपकी स्केड्यूल्ड कॉल है, अभी सारा कुछ बाय द वे रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि पेमेंट ही नहीं होगी ना, तो आपको ईमेल आ जाएगी। हो सकता है आज के लेक्चर के दौरान ही आ जाए, हो सकता है कुछ मिनट्स में ही आ जाए। एक और चीज, अगर आपका, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस बट कुछ केसेस में हो जाता है, कुछ में नहीं होता। अगर आपका सेलर सेंट्रल अकाउंट एक्सेप्ट नहीं होता है, रिजेक्ट कर देते हैं वो और फीस काट लेते हैं, तो वो फीस आप रिफंड करवा सकते हैं, बट कुछ केसेस में नहीं भी होता। ठीक है जी, वेरिफिकेशन अब आपको ईमेल वगैरह कोई आ गई होगी, आ जाएगी, और उसके बाद जो है आपका रिजेक्शन की भी आ जाएगी। अब वीडियो कॉल की आ गई है ना, बाद में आपको वो भी आ जाएगी। समझ आ गई है? अब क्वेश्चन आंसर सेशन पे चलते हैं जी। क्वेश्चंस पूछे, ऑनलाइन भी अनम्यूटेड है आप लोग, क्वेश्चंस पूछें जी, बताएं। वो तो इंस्टेंट वीडियो कॉल था, वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं। वो अगर अभी कोई एजेंट होता उनका ऑनलाइन तो फिर वो अवेलेबल होता, वरना नहीं। सेक्शन 3 तो ड्रॉप शिपिंग के अकाउंट्स को आता है। सेक्शन 3 तो वो जब अकाउंट सस्पेंड होता है तो एक अकाउंट सस्पेंशन का रीजन देता है अमेज़न सेक्शन पर, दैट्स इट। वो और चीज, वो ड्रॉप शिपिंग जब आएगी तब करेंगे। यार सेक्शन 3 का अगर आपकी कोई ऐसी 2 नंबर हरकत नहीं है और गलती से लगे फिर तो हल है, लेकिन अगर बाकी 2 नंबरी मारी फिर कोई हल नहीं। ओरिजिनल इनवॉइस चली गई,
वॉलमार्ट की चली गई, तो भाई यही चीजें तो उसको नहीं करनी थी। अब उसके अंदर ये होता है कि जो यार प्लीज खामोश हो जाएं, मैं बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल से आप लोग आपस में क्यों बात कर रहे हैं, क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं उनका क्वेश्चन सुने, उससे भी सीखें। आप ये कह रहे हैं कि एक इनके साथ ये हुआ है, इनके दोस्त के साथ, कि सेक्शन 3 लग गया है उनका, जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे वो, तो उन्होंने ये किया, आप दोनों भी ये भी पूछ रहे थे कि वॉलमार्ट का अगर डब्बा चला गया या इनवॉइस चली गई, तो उसके केस में इनवॉइस चली गई और उसका अकाउंट उन्होंने सस्पेंड कर दिया है सेक्शन 3 के तहत। तो ये पूछ रहे कि क्या उसका कोई हल है? बिल्कुल उसका हल है, जो तरीका मैं बताऊंगा जब हम आगे इंशाल्लाह ड्रॉप शिपिंग करेंगे, 100% उसका हल है, क्योंकि हम उसके अंदर ये लीगली मैं आपको अमेज़न की पूरी पॉलिसी स्टेटमेंट्स खोल के पढ़ा के बताऊंगा कि इस वजह से मैं ये बातें कर रहा हूँ और ये वैलिड है और जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। मुझे आज तक सेक्शन 3 नहीं लगा, रिकॉर्ड है, आज तक नहीं लगा। क्यों? क्योंकि सिंपल, हाँ, तीनों चीजें, ड्रॉप शिपिंग, होलसेल एंड प्राइवेट लेवल, क्योंकि कॉमन सेंस है ना, जो अमेज़न कहता है उसको एक दफा पढ़ लो, लोग पढ़ते ही नहीं उसकी पॉलिसी से। अभी मैंने आपको सारा पढ़ के बताया ना, कितना टाइम लगे, 5 मिनट्स भी नहीं लगे। वंस यू रीड इट, अब देखो छोटी सी मिस्टेक है, हो सकता है आप सारी चीजें सही कर रहे हो, आप कलर्ड डॉक्यूमेंट ना प्रिंट किया, आपका रिजेक्ट हो जाएगा सारा कुछ। तो प्लीज इसको पढ़ा करें, और उसका हम हल जो है वो ये करते होते हैं कि बिजनेस एड्रेस के ऊपर हम पहले थोड़ी सी क्वांटिटी मंगवाते हैं, ठीक है, वॉलमार्ट से या सैम्स क्लब या कॉस्को, ड्रॉप शिपिंग में बिजनेस एड्रेस पे जब हम मंगवाते हैं, तो उससे जब हम लेटर ऑन उसको अमेज़न को वो इनवॉइस दिखाते हैं, तो उसको वो वैलिड कहते हैं, उसका कोई इशू नहीं होता। तो हम अमेज़न को कहते हैं कि वो इनवॉइस कोई गलती से चली गई, या उसके अंदर हम काफी ज्यादा हम उसके अंदर जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, बट हमारे पास रिकॉर्ड तो हो ना कि एसओआर हम है, सेलर ऑफ रिकॉर्ड, वो बताऊंगा आप लोगों को। जी, क्वेश्चन पूछ रहे थे। नहीं नहीं नहीं, ड्रॉप स्टॉक नहीं रखना पड़ता। आप 10 यूनिट्स परचेज करते हैं पहले बिजनेस एड्रेस के लिए, और वो फिर रिटर्न करवा देते हो वॉलमार्ट को वापस, तो पैसे वापस मिल जाते हैं, वो कोई इशू नहीं। उस पे आएंगे हम आगे ड्रॉप शिपिंग के अंदर। अभी ड्रॉप शिपिंग को माइंड में ना लाओ अभी, वरना आप लोग बहुत ज्यादा, अभी आप लोग स्टेप बाय, पहले हम पीएल की प्रोडक्ट हंटिंग सीखेंगे, फिर इंशाल्लाह उसके बाद होलसेल पे जाएंगे, फिर हम ड्रॉप शिपिंग पे आएंगे, पर तीनों के जो जो इश्यूज हैं वो साथ साथ एड्रेस होते हैं। हाँ, सारा कुछ ऑब्वियसली, उसके बाद आपका अकाउंट बनेगा या ना नहीं बनेगा, जाहिर सबका ऐसे। क्या चीज? हाँ 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 हाँ, ये वाला जो हाँ, ये सारा कुछ नहीं, ये पोर्टल खुलेगा ही तब। हाँ, उसके बगैर तो खुलेगा ही नहीं, अगर रिजेक्ट हो गया फिर तो नहीं खुल सकता। अभी हमारे पास क्लाइंट आ जाता है और वो कहते हैं कि हम का बना दे, तो हमारा काम वीडियो कॉल तक है, फिर आप उसको बताएंगे कि ये आपने बोलना है, ये गलतियां नहीं करनी आपने। वो आपको जैसे जैसे कहेगा, अगर आपको हो सकता है क्लाइंट देसी है, उसको इंग्लिश नहीं आती है, अब उसको कहें आप अपने बेटे को या बेटी को या किसी को साथ बिठा ले जो ट्रांसलेट करके सारे आपके बिहाफ पे जवाब दे, और कॉल पे आप भी उसको बोलना कि एक हेडफोन लगा लो, तो आप भी उसको जरा पीछे बताते रहना कोई ऐसा मसला आए, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। जब मर्जी, जब हमारा अकाउंट क्या हो, नहीं 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 नहीं, ये स्टोर का नाम है, आपके ब्रांड का नाम नहीं चेंज होगा। स्टोर का, स्टोर फ्रंट से ले सकता है, यस। नहीं, लेकिन ज्यादातर ब्रांड का नाम काउंट करता है, स्टोर फ्रंट का नाम से इतना फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, यहाँ वो भी लिख सकते हो, लिख सकते हो, कोई मसला नहीं, आपकी मर्जी है, आपने जो मर्जी लिख दो, चाहे आप अपने ब्रांड का नाम लिख दो,
जो मर्जी लिख दो, स्टोर के नाम के अंदर कोई अमेज़न की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप उसको एक भी रख सकते हो, बाद में चेंज भी कर सकते हो। हाँ जी हाँ, अगर ये रिजेक्ट हो जाए तो फिर कर सकते हो शायद, आई थिंक, बट यू हैव टू चेक। बट वो आपने यूके का यूज करना है बाइक का, नहीं स्टोर नेम तो चेंज आप करते हैं, कंपनी नेम से शो नहीं होंगे आप स्टोर नेम से शो होंगे और ब्रांड नेम से शो होंगे। आपके एक स्टोर, यार ये देखो ना, मैं पहले अमेज़न खुला नहीं था, तो मैं अमेज़न को खोल के आपको बता। कौन सा डिस्काउंट? ये कट प्राइस है, ये डिस्काउंट नहीं है, ये सेल करेंगे रिकमेंडेड, तो ज्यादा आप रिकमेंडेड रिटेल प्राइस से नीचे बेचते हो तो अमेज़न खुद उसको कट प्राइस लगा देता है कि भाई इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो ये, लेकिन ये बंदा इससे कम पे बेच रहा है, ठीक है। तो आपको एवरेज दोनों प्राइसेस के दरमियान बेचना पड़ता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, ताकि आप ये कट प्राइस अचीव कर सको, हर एक को नहीं मिलती, ये भी बड़ा तरीके से चलना पड़ता है कि आपको कट प्राइस है, इससे सेल जाहिर है बढ़ती है। तो देखो ना, आपकी भी नजर फौरन गई, कस्टमर की नजर भी फौरन जाती है कि एक चीज कट होके कम प्राइस पे लगी। हाँ नहीं, हम करते हैं, लेकिन हम तरीके से करते हैं कि अमेज़न ये करे, ठीक है, इसकी कुछ ट्रिक्स हैं। तो अब ये देखें जी, यहाँ पर ब्रांड नेम क्या है, एलियन रैफ, ठीक है। अच्छा, अब इसको बेच रहे हैं बेशुमार सेलर्स, तो यहाँ पर मैं जब सेलर के ऊपर किसी पे क्लिक करूंगा, फर्ज करें जी इस वक्त ये बेच रहा है टीसीबी डायरेक्ट, तो टीसीबी डायरेक्ट सेलर का नाम है, यानी कि इसके स्टोर फ्रंट का नाम है टीसीबी डायरेक्ट, ये देखिए स्टोर फ्रंट लिखा हुआ है, ये अपना ये वाला नाम बदल भी सकता है कल को। दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद द नेम ऑफ द ब्रांड। आपका ब्रांड का नाम, आप ब्रांड कौन सा बेच रहे हो, एलियन रैफ, लेकिन आपने जो अपनी दुकान का नाम रखा हुआ है वो क्या रखा हुआ है, टीसीबी डायरेक्ट। तो उसका कोई एक देखो ना, एक दुकान है, उस दुकान में आपने लक्स भी रखा हुआ है, पॉन्ड्स की क्रीम भी रखी हुई है, पेप्सी भी रखी हुई है, कोक भी रखी है, जो मर्जी बेचो, जितने मर्जी ब्रांड बेचो। और नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता, उससे क्यों लूं, वो तो लिस्टिंग पे आएगा, आपका किसको पता है, वहां पे सेलर्स का नहीं पता, वो इधर आके प्रोडक्ट को ढूंढते हैं, लोग पेप्सी को ढूंढेंगे, पेप्सी कौन बेच रहा है उसको नहीं ढूंढेंगे। हाँ हाँ, हम फिर इसके अंदर लड़ेंगे इन सारे 19 सेलर्स से कि बाय बॉक्स हमें मिले, ये आगे सिखाऊंगा चीजें, अभी काफी कंफ्यूजन आपके आगे दूर हो जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? हाँ, वो तो एक तरीका है हंटिंग का, बिल्कुल आप कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर इसके आप जो जो और प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, आप सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हो, सी ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर,
ये वाला जो सेलर है टीसीबी के नाम से जो था, ये इतने ब्रांड्स बेच रहा है, ये देखो। टीसीबी को सर्च किया तो क्या है? फिर कुछ भी नहीं आएगा प्रोडक्ट, क्योंकि आप सर्च टर्म सर्च करते हो ना, ब्रांड को सर्च करोगे तो आ जाएगा। ये ब्रांड को सर्च कर लो, ब्रिटा को सर्च कर लो, वेलेडा फिलिप्स को सर्च कर लो, सर्चिंग या लिस्टिंग के कुछ लिस्टिंग के टाइटल्स होते हैं, उसकी बेस पे फेच करता है डेटा। अच्छा आप अगर एक सेलर अपनी पूरी शॉप का नाम भी उस लिस्टिंग के टाइटल वुडंट मेक सेंस, ब्रांड बेचना है, शॉप का नाम डज नॉट मैटर। या फिर वही आ जाती चीज कि आप अपना ब्रांड का नाम भी वो कर सकते हो, लेकिन क्या फायदा होगा उससे? वैसे ही कैसे इससे कोई फायदा नहीं है टेक्निकली। आप जब आगे चीजें और समझेंगे तो फिर आपको खुद इसका जवाब मिल जाएगा, क्योंकि हमें कंसर्न है ब्रांड से, स्टोर फ्रंट से। अभी मुझे तो ऐसे बात हो रही थी कि अभी हम बात करें यूके से रिलेटेड, तो यूरोपियन यूनियन के दूसरे जो कंट्रीज आते हैं तो इनकी कवरेज सिर्फ यूके से ही मैनेज किया जाएगा कि बहुत ज्यादा फ्रांस में किया जा रहा है, तो नहीं, आप पैन यूरोपियन जा सकते हैं। अगर आप यूके में सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाते हैं तो आप पैन यूरोपियन बिल्कुल जा सकते हैं। जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन एंड यूके, 5 है ना, तो इन 5 में आप बेच सकते हैं। जर्मनी के अंदर स्टार्ट में ना बेचिएगा, उसके अंदर वैट के मामला डिफरेंट हैं, थोड़े से डॉक्यूमेंटेशन कॉम्प्लिकेटेड है। बाकी 4 में आप बिल्कुल बेच सकते हैं, जाते साथ अलाउड है, वो यूके का होगा, दैट्स इट। और आप बाकी के 4 कंट्रीज में भी बेच सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसमें होगा ये कि आपका जो सामान है वो लेट्स से जी स्पेन चला जाएगा, फ्रांस चला जाएगा, उधर जाके उसके वेयर हाउस में चला जाएगा, बट वो पैन यूरोपियन आप एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी में लेके आते हैं, स्टार्ट में सिर्फ यूके में रहते हैं, ठीक है। इसी तरह ये पैन यूरोपियन है, तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था शायद, या नहीं? हाँ हाँ, ये जब नहीं आगे बताऊंगा, जब मार्केट प्लेस के बारे में डिस्कस करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करना, किस मार्केट प्लेस से, यूएस यूके, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? ये स्टूडेंट्स के लिए रखा हुआ है मैंने, इस पे मैंने एक, हाँ नहीं वो नहीं, वो नहीं खोल सकते। हाँ नहीं, नजर की बात नहीं है, वैसे ही वो लिस्टिंग इस पे कोई लाइव नहीं है, पहले की थी। इस सेलर सेंट्रल अकाउंट को जब चलाया तो ऐसे ही बस 10-11 हज़ार पाउंड की सेल की थी, दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं। ये बस मीटू किए हैं कुछ प्रोडक्ट्स को, ये प्रोडक्ट बेचा था, दैट्स इट। फिर इसको वो कर दिया था, क्योंकि सेलर सेंट्रल अकाउंट को जरा रनिंग में लेके आने के लिए, अकाउंट हेल्प करने के लिए, इसमें 10-11 हज़ार पाउंड की सेलिंग की, दैट्स इट। नहीं, शिपमेंट क्रिएट करते हैं आप, हाँ आप शिपमेंट क्रिएट करते हैं, अमेज़न आपको बारकोड्स देता है, कुछ स्टिकर्स देता है, वो आप अपने सप्लायर को देते हैं, वो कार्टन्स के ऊपर और आपके जो पैकेजिंग है उसके ऊपर लगाते हैं। उसके अंदर 2-3 तरह के स्टिकर्स होते हैं, एक FNSKU होता है, उसके अलावा आपका एक शिपमेंट लेबल होता है जो कार्टन के ऊपर लगता है, उसके अलावा एक कैरियर लेबल होता है, वो चूंकि चाइना के जो सप्लायर है वो खुद भेज रहा होता है, तो कैरियर लेबल वो अपने तौर पे अपना जो भी जिस भी सर्विस के थ्रू भेज रहा है वो लगाएगा। बाकी दो जो लेबल्स हैं उसके PDF डॉक्यूमेंट्स हम शेयर करते हैं, उसके स्टिकर जो है वो चाइना में जो फैक्ट्री है वो प्रिंट आउट करेगा और उस पर पेस्ट करके भेज देगा सामान, और अमेज़न का जो वेयर हाउस है वो उसको स्कैन करके इन्वेंट्री इन करते हैं। हमारी स्किल्स है इसमें प्रोडक्ट वो इसमें किसमें ग्राफिक डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स की जो ग्राफिक्स डिजाइन बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। कैनवा अगर आपको आता है यूज करना, और अगर आपको फोटोशॉप भी आता है, तो बहुत जबरदस्त आप काम कर सकते हैं क्लाइंट्स के लिए। बल्कि मैं तो रेकमेंड करूंगा आपको कैनवा भी यूज करने आना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त काम हो सकता है, क्योंकि इमेजेस वगैरह सारा कुछ डिजाइन करना, ये सारी चीजें, वरना इतना कोई मसला नहीं है। आपको पैसे तो आ रहे होंगे, आप कोई भी डिजाइनर को हायर करके उसको सिर्फ आपने बताना है कि ये इस तरह से इमेजेस बनाने हैं, वो बन जाए, ठीक है। और कोई क्वेश्चन?
ठीक है, चले फिर सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और हाँ सॉरी, असाइनमेंट रहेगा। हाँ अटेंडेंस का पता नहीं, बट असाइनमेंट रह गई है। अटेंडेंस तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये आज आप कर लेना, इसमें तो क्या है, कुछ मिनट्स का काम है। ठीक है, अगर आप होपफुली आज आपको रिकॉर्डेड लेक्चर ग्रुप में मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता तो फिर कल कर लीजिए, अगर कल मिलता है तो ठीक है। बट दिस इज योर असाइनमेंट। आपने डमी, जिस तरह कंपनी डमी बनाई है ना, उसी तरह से सेलेस सेंट्रल अकाउंट डमी बनाना है, और प्लीज पेमेंट नहीं करना। क्या चीज? रिकॉर्डेड वीडियो देखो, सब कुछ है उसमें। तो बस फिर आपको स्टेप्स सारे याद हैं, रिकॉर्डेड वीडियो से ही होगा सारा। आपने एक एक स्टेप को फॉलो करना है और नोट्स बनाने हैं और अपने पास एक चीज स्टोर कर, यही मेहनत तो करवानी है जिससे आप लर्न करोगे। ये थोड़ा सा जो स्टेप है ना, ये करना पड़ेगा कि आपने वीडियो खोल के, जो मेरी रिकॉर्डेड वीडियो, उसके स्टेप्स फॉलो करो, नोट्स बनाओ, शॉर्टकट्स खुद लिखो कि पहले ये किया, दूसरा ये, इसी तरह याद। जब तक हाथ से लिखेंगे नहीं ना, नोट्स नहीं बनाएंगे, आपको फिर याद नहीं रहेंगी चीजें। बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये स्टार्ट में जरूर कीजिएगा, नोट्स बनाएं, आप सब लोग बनाएं नोट्स अपने अपने तौर पे, जो जो शॉर्ट स्टेप्स हैं उसको आप रिकॉर्डेड वीडियोस देख के उसको डॉक्यूमेंट करें, बनाएं उसको, ताकि आप लोग कल को जब कर रहे हो, जाहिर है वीडियो तो आपके पास होगी, बट वो अगर बहुत लंबी है और आप चाह रहे हैं तो पॉइंट आपके पास स्टेप्स लिखे हो, तो वो आप लिख के रखें अपने पास चीज, बट प्रैक्टिस के बाद ही वो आपको समझ आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, चलें, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह।